तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और अगर मैं प्लेन्स पर बात करता हूं तो अभी तक हमें ना प्रीवियस लेक्चर्स में प्लेन्स पर अगर हम बात करें तो हम इक्वेशंस पढ़ चुके हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन्स हम कैसे कैसे पढ़ चुके हैं सर। नंबर 1, अगर मेरे पास एक पॉइंट गिवन है एंड परपेंडिकुलर वेक्टर गिवन है, बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टाइप यही है और इसी पर मैं लास्ट में बात करूंगा। आज यानी नेक्स्ट लेक्चर से मैं इसी पर बात करूंगा क्योंकि इसी पर सबसे बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। नंबर 2, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट गिवन है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट गिवन है तो भी हम जानते हैं कि कैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालते हैं। नंबर 3, मेरे पास इंटरसेप्ट फॉर्म नाम की भी चीज है, एक इंटरसेप्ट फॉर्म, और इन तीनों की एक जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म जिसको हम बोलते हैं r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू डी वेक्टर नहीं, केवल डी इज एनी कांस्टेंट। और एक इसका स्पेशल केस है, अगर r वेक्टर के साथ ये यूनिट वेक्टर हो गया, यूनिट नॉर्मल यूनिट वेक्टर, तो ये d नहीं है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है ओरिजिन और प्लेन के बीच का। क्लियर है ये बात, ठीक है। ये सारी बातें हमने पढ़ी थी जब प्लेन्स हमने स्टार्ट किया था। और प्रीवियस लेक्चर की मैं बात करूं तो हमने पढ़ा एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, याद करने की कोशिश करें। और फिर हमने पढ़ा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, ये भी बात हम पढ़ चुके हैं सर, है ना। एक चीज और हमने पढ़ी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ए प्लेन, ये भी बात हमने पढ़ी। और हमने एक लास्ट चीज और पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस हमने निकाला था। आज हमें एक और इक्वेशन पढ़नी है, ये इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, एक इक्वेशन और पढ़नी है जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। इस पर हमने बात करनी है आज कि हमें इक्वेशन पढ़नी है ऐसे प्लेन की जो इंटरसेक्ट, यानी जो ऐसा प्लेन जो प्लेन निकलता है दो गिवन प्लेन के इंटरसेक्शन से। क्लियर है, तो आज हमारे को इसी पर मेन बात करनी है जो ये टॉपिक होगा हमारा। क्लियर है, तो अब हम लोग इसको तो हम रब करते हैं, इस पर बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हमें काम किस पर करना है, मैं इसको इधर लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन। मुझे किसकी इक्वेशन निकालनी है, इस प्लेन की जो पास करता है, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन, उसकी हमें इक्वेशन निकालनी है। दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन, उसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, ठीक है बेटा। इसकी डेरिवेशन से अच्छा है मैं आपको एक मेथड बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना। ये चीज हमने ना इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। बात समझने की कोशिश करें, देखो बिल्कुल सेम टॉपिक है। यहां पर इक्वेशन मुझे निकालनी है लाइन की जो पास करती है दो गिवन लाइन के इंटरसेक्शन से। और ये आपका क्लास 11th स्ट्रेट लाइंस का ही टॉपिक था। आप याद करने की कोशिश करें, एक एक्सरसाइज होती है आपकी एनसीईआरटी में, सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज जिसके अंदर एक्स्ट्रा टॉपिक दिए हुए हैं, है ना। तो उसमें से एक टॉपिक था ये, एक शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन था और एक ये था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। और यहां पर है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। फर्क क्या है, यहां पर हमें 2D पर काम करना सीखा था, यहां पर हम बस 3D पर काम करना सीख रहे हैं। तो बात समझने की कोशिश करें, रादर देन द डेरिवेशन। मैं आपको एक मेथड बताता हूं, यहां से आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि हो क्या रहा है बेसिकली। देखिए मान लीजिए मैंने कोई भी दो लाइन ली, 2x या x प्लस 2y इक्वल टू 7, ठीक है। और एक लाइन और ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो अगर मैं इनके सॉल्यूशन निकाल दूं, x से x कैंसिल, y आएगा यहां पर 7 में से 5 गए 2, ठीक है। अगर मैं इसको पुट कर दूं किसी भी इक्वेशन में, इसमें पुट कर दूं तो y अगर मेरे पास 2 है तो x कितना आ गया सर 3। तो एक बात तो पक्का हो गई, ये जो पॉइंट होंगे ये दोनों पॉइंट आर द सॉल्यूशन ऑफ बोथ दीज लाइंस।
क्लियर है? मतलब ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे इन दोनों लाइनों के। बात समझने की कोशिश करें, ये जो दो लाइन है ना, मान लो ये वाली लाइन मैंने ये लिख दी 1 मिनट के लिए, ठीक है, और इस वाली लाइन को मैंने ये मान लिया है मैंने लेट किया है, ठीक है, और जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना वो ये होगा 3,2। क्लियर है? ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। अब आपको एक चीज दिखाता हूं, देखो ध्यान से। अगर ये मेरे पास दो लाइन है x + 2y = 7 एंड x + y = 5, क्लियर है? तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मैं क्या कह रहा हूं, ऐड बोथ द लाइंस, ऐड बोथ लाइंस। तो ऐड करोगे तो x कंपोनेंट्स x के साथ ऐड होंगे, x और x सर 2x, 2y और y सर 3y, और 7 और 5 12। क्लियर है बात? ऐड करने के बाद यही आएगा। अब जो इन दोनों लाइनों के हमारे पास क्या नाम है सॉल्यूशंस आए थे, वो सॉल्यूशन यहां रख के देखो, 2 × 3 प्लस 3 × 2, चेक करना, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6, 6 और 6 12। तो सब मतलब ये हुआ कि ये जो दो पॉइंट थे वो इन दोनों लाइनों को तो सेटिस्फाई कर ही रहे थे, इन दोनों लाइनों के एडिशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब ये जो नई लाइन बनाई है ना आपने, ये वाली जो नई लाइन है, ये भी सर इंटरसेक्शन पॉइंट से होकर निकलने वाली है, क्योंकि ये भी तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। 3,2 पॉइंट इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है जो नई बनी है, मतलब एडिशन से। अच्छा एक चीज और देखते हैं, अगर मैं इनको सबट्रैक्ट करता हूं, सबट्रैक्ट बोथ द लाइंस, क्लियर है? अगर मैं सबट्रैक्ट करता हूं तो x में से x गया सर 0, 2y - y विल गिव यू y = 7 - 5, सर ये तो आ ही रहा था 2, और y की वैल्यू क्या आई है सर 2 = 2। तो चेक करो, इस बात का मतलब ये हुआ इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी, इन दोनों लाइन का सब्ट्रैक्शन भी, जो नई इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन बनी है ना y = 2, ये लाइन भी पासिंग पॉइंट से निकलेगी सर, कहीं ना कहीं से पासिंग पॉइंट से। y = 2 वैसे स्ट्रेट लाइन होगी, मैं इसको बोलता हूं y = 2, और इस वाली लाइन को एडिशन वाली बोल देते हैं 1 मिनट के लिए, ये वाली लाइन 2x + 3y = 12। मतलब ये हो रहा है, चाहे मैं ऐड करूं चाहे मैं माइनस करूं, तो लाइन की जो इक्वेशन है वो पासिंग पॉइंट जो होगा ना, जो सॉल्यूशन था वो इसका भी सॉल्यूशन होगा, इन दोनों लाइंस का भी सॉल्यूशन होगा। ये बात समझ पा रहे हैं आप? अच्छा सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा ले, तो देखो मल्टीप्लाई कराने के बाद ना इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं रह जाएगी। आप समझो, x को x से मल्टीप्लाई कराओगे तो x² हो जाएगा। मैं सिर्फ लाइन की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है? तो एक बार मल्टीप्लाई डिवाइड को छोड़ दो। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? x को x से मल्टीप्लाई कराऊंगा, फिर x को y से, तो सर ये x y 2 पावर आ गई, फिर से y को x से, फिर y y² आ जाएगा। तो वो लाइन की इक्वेशन नहीं रहेगी, उस पर अभी बात नहीं करते, वो आपका कॉलेज का पार्ट है। क्लियर है? अभी बात ये समझ में आई कि अगर कोई दो लाइन का अगर मैं सॉल्यूशन निकाल लूं, तो मतलब वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट, अब मैं सॉल्यूशन नहीं बोल रहा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों के एडिशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इन दोनों के सब्ट्रैक्शन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा एक चीज और दिखाता हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको लेता हूं x + 2y, क्लियर है? अगर मैं किसी भी एक लाइन को मान लो मैंने एक लाइन ली, पहली लाइन ले लेता हूं L1, ठीक है? मान लो मैंने इसको बोल दिया L1, इसको मैं बोलता हूं L2, चेक करो, ठीक है? तो मैंने L1 + L2 किया, इक्वल टू में जो भी आएगा, L1 + L2 करने पर भी ये इंटरसेक्शन पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। L1 - L2 करता हूं तब भी सेटिस्फाई कर रहा है, या L2 - L1 करो, L2 + L1 करो तब भी करेगा। क्लियर है? अच्छा सर एक चीज और, अगर मैं L1 प्लस कुछ टाइम्स लैम्डा टाइम्स L2 करके देखूं तो अगर सर मैं किन्हीं दो लाइनों को ऐड करके किसी कांस्टेंट से भी मल्टीप्लाई कराऊं ना, तब भी रिजल्ट सेम आएगा। चेक करते हैं इसको हम। मान लो मेरे पास L1 तो ये है ही, x + 2y, ठीक है, प्लस पहले लिखते हैं L2 मेरे पास क्या है, x + y, चेक करो, x + y इक्वल टू, जब ऐड करूंगा तो इनके कांस्टेंट्स भी तो ऐड होंगे सर, 7 + 5। एक बात और करते हैं, अब मैं लैम्डा को रखता हूं, मतलब मैंने L2 के साथ किसी को मल्टीप्लाई कराया, मतलब मैं L2 ये है, अगर इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई करा दूं 4 से, आप 2 करा लो, 4 कराओ, -4 कराओ, -7 कराओ, 1/7 कराओ, कुछ भी ले सकते हो, एनी रियल नंबर। अगर मैं 1 मिनट के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये भी तो 3 से मल्टीप्लाई होगा सर, है ना? भाई जो इक्वेशन है वो तो दोनों तरफ से चलती है। तो अगर मैंने इसको लैम्डा को यहां पर 3 ले लिया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। इतनी तो बात समझ में आनी चाहिए। क्लियर है बात? यही तो हमने किया है। तो अब आप यहां पर देखो, अगर मैं इसको खोल दूं x + 2y,
3x प्लस 3y इक्वल टू 7 प्लस 15, तो यहां पर है ये 4x प्लस 5y इक्वल टू 22। तो सर एक बार चेक करें क्या ये जो इक्वेशन है क्या इसको भी ये पासिंग पॉइंट या इंटरसेक्शन पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा? तो देखो आप 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10, 4 3 जा एंड 5 2 जा इक्वल टू सर 22। यस, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस बात का मतलब ये हुआ इस लाइन इस पॉइंट से जाने वाली बहुत सारी लाइनें हो सकती है ना, इस पॉइंट से जाने वाली n नंबर ऑफ लाइन हो सकती है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाली भी n नंबर ऑफ लाइंस हो सकती हैं। n नंबर ऑफ लाइन कैसे? चेंज ऑन लैम्डा, आप लैम्डा को चेंज करो, सर लैम्डा को 1/3 कर दो, तो यहां भी 1/3 हो जाएगा, चेक करो हो जाएगा ना 1/3। अब चेक कर लेते हैं कि सर अभी भी क्या इंटरसेक्शन पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखो अगर मैं x प्लस 2y प्लस x बाय 3 प्लस y बाय 3 इक्वल टू 7 3 जा 21 और 5 26 बाय 3, राइट। अच्छा सर ये 1/3 है तो x प्लस x बाय 3 हो गए 4x बाय 3 और 2y प्लस y बाय 3 हो गए 7y बाय 3 इक्वल टू 26 बाय 3। अगर मैं 3 एलसीएम ले लूं तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 4x प्लस 7y इक्वल टू 26। अब रख के देखो ये पॉइंट 4 3 जा 12 और 7 2 जा 14, 12 और 14 26, सर तब भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन लैम्डा, आप लैम्डा को चेंज करते जाओ, आपको नई नई इक्वेशन ऑफ लाइन मिलती जा रही है। चेक करो, पिछली इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ और थी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ और है, ये वाली इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ और है, ये वाली इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ और है। तो सर यहां तो लैम्डा मल्टीप्लाई नहीं किया था, लैम्डा यहां भी मल्टीप्लाई किया था, ऑल्दो यहां पर लैम्डा को हमने 1 ले लिया था, है ना। सर यहां तो आपने माइनस किया था, कोई बात नहीं, यहां पे हमने लैम्डा को -1 ले लिया था। चेक करो तो यहीं पूछ जाओगे भाई, अगर मैं लैम्डा को यहां पर -1 ले लूं और यहां पर मैं 5 कर दूं, देखो ध्यान से ये 5/3 था ना, चलो मैं एक काम करता हूं, ये इस वाले को तो ऐसे ही रहने देता हूं, यहां 1/3 था ना। अगर मैं लैम्डा को ध्यान से देखना यहां पर 1 कर दूं तो इस इक्वेशन पर पहुंच जाओगे, और लैम्डा को अगर मैं -1 कर दूं तो इस इक्वेशन पर पहुंच जाओगे। समझ पा रहे हैं आप? तो सर इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है किन्हीं भी दो लाइनों से रिलेटेड और मैं उससे और भी लाइंस बनाना चाहता हूं, तो मेरे को ये फॉर्मेट मेरे पास बहुत सारी लाइनें लेके आएगा जिनका भी जो पास कहां से करेंगी, उसी इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेंगी। बात समझे मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मेरे पास 2 लाइन है और उन 2 लाइनों को सॉल्व करके मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूं, तो अगर मुझे ये फर्दर पता करना है कि इस इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली लाइन कौन कौन सी और होगी, तो सर मैं इस फॉर्मेट से पता कर सकता हूं। बात समझे कि मैं दोनों लाइनों को ऐड करूं और किसी भी एक लाइन को, सर लैम्डा इसी के साथ क्यों लिया, इसके साथ क्यों नहीं लिया, चलो उस पर अभी बात कर लेते हैं। अगर मैं लैम्डा L1 प्लस L2 इक्वल टू 0 कर दूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चेक करें, सर मान लो ये 3 जो आपने यहां लिया था ना, इस 3 को ऊपर लगा दो तो यहां पर इसके साथ 3 आ जाएगा, तो ये क्या बनेगी 3x प्लस 6y। चेक करो 3x प्लस 6y इक्वल टू में 7 3 जा 21 प्लस L2 कितना है सर x प्लस y प्लस 5। चेक करो मैंने ऐड किया है तो ये कितना होगा 4x प्लस 7y इक्वल टू 26। अभी भी रख लो 4 इंटू 3 और 7 इंटू 2 इक्वल टू 26, अभी भी चेक कर लो। तो सर लैम्डा को आप कहीं भी हाँ बिल्कुल मूव कर सकते हैं, ये एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। मतलब क्या हुआ, फिर से मैं बता रहा हूं, 2 लाइनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा या 2 लाइनों का जो सॉल्यूशन होगा, इससे पास होने वाली n नंबर ऑफ लाइंस होंगी, वो इस फॉर्मेट की होंगी, इस फॉर्मेट की होंगी। आप L1 और L2 को ऐड करो और लैम्डा को चेंज करते जाओ, आपको नंबर ऑफ इक्वेशंस मिलती जाएंगी। कभी लैम्डा को 1 रखो, कभी -2 रखो, कभी 3 रखो, कभी 0 नहीं रखना। 0 रखोगे तो फिर तो लाइन ही खत्म हो जाएगी ना, नॉन जीरो कांस्टेंट है लैम्डा। क्लियर है ये बात? 7 रखो, 8 रखो, एनी रियल नंबर। क्लियर है? ठीक है। तो अब अल्टीमेटली हमारे पास एक इक्वेशन ये निकल के आई कि अगर मेरे पास अगर 2 लाइनें गिवन हैं, लेट सपोज L1 एंड L2, मैं इसको समराइज करता हूं यहीं पर तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मेरे पास 2 लाइंस गिवन है L1 एंड L2, फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिखा गिवन लाइंस आर L1 एंड L2, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 गिवन लाइंस किस फॉर्मेट की होंगी सर? वो L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 और इक्वल टू में 0।
बात समझ पा रहे हैं आप? नहीं समझे सब इस फॉर्मेट की होंगी। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, फैमिली ऑफ लाइंस, क्योंकि ये लैम्डा जैसे जैसे चेंज होता जाएगा वैसे ही वैसे हमारे को अपनी पर्टिकुलर लाइन मिल जाएगी, लेकिन अभी के लिए फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। सेम वे अगर मैं 3D पर बात करता हूं, अब आप समझ गए होंगे 3D पर हम कैसे देखेंगे इसको। सर मेरे पास अगर कोई दो प्लेन्स गिवन है, प्लेन की जो इक्वेशन को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लेन्स को π1 और π2, है ना। अगर कोई दो प्लेन मेरे पास गिवन है, लेट्स सपोज गिवन प्लेन्स, गिवन जो प्लेन्स हैं वो है π1 एंड π2, ठीक है। तो सर जो इक्वेशन होगी ना, अच्छा π1 को ले लेते हैं कुछ, π1 इज इक्वल टू लेट्स सपोज r वेक्टर डॉट n1 वेक्टर इक्वल टू d1 और π2 विल बी इक्वल टू r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इक्वल टू d2। अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म इसकी ये तो मेरे पास किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, मैं काम करता हूं π1 को कार्टेशियन में भी कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या होगा सर, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, और π2 को मैं अगर कन्वर्ट करता हूं कार्टेशियन फॉर्म में तो a2x b2y c2z इक्वल टू d2। ये मेरे पास कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर है? तो अब आप देखिएगा, तो जब गिवन अगर मेरे को कोई प्लेन निकालना है जो पास करता है इन दोनों प्लेन से, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection of two given planes, कौन कौन है वो, π1 एंड π2। तो सर जो इक्वेशन होगी दैट विल रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ प्लेन्स, जैसे यहां पर लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है इसी तरह से फैमिली ऑफ प्लेन्स को रिप्रेजेंट करेगी। और बिल्कुल सेम तरीके से अगर दो गिवन लाइन L1 और L2 हैं तो उनसे पास होने वाली जितनी भी लाइन होंगी उनकी इक्वेशन इस तरह की होगी, और उसी तरह से अगर दो प्लेन गिवन है तो उनसे पास होने वाले, मतलब उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले जो प्लेन होंगे उसकी जो इक्वेशन होगी वो भी इसी तरह की होगी। देख लो, आप चेक कर लो। क्लियर है बेटा? मेरे को 3D पर बात समझानी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हैं हम जो काम करते हैं वो 2D पर करते हैं, XY प्लेन होता है, लेकिन ऑल्दो वी आर लिविंग इन द 3D वर्ल्ड, लेकिन 3D पर चीजें समझानी मुश्किल है। दैट इज द रीजन मैं 2D से ही आपको इनको रिलेट करा के दिखा रहा हूं, ठीक है। एक बात और सर, एक मिनट के लिए हम प्लेन भी बना के देख लें। देखो मान लीजिए मैंने एक प्लेन बनाया, कुछ इसको ना, एक सेकेंड, मान लीजिए मैंने आपको ये बना के देखने की कोशिश करते हैं। ये देखो, आप मान के चले आपकी ये बुक है, ठीक है, ये π1 है, ये π1 प्लेन है, और अगला वाला प्लेन जो है वो दैट इज π2 प्लेन। चेक करो, क्लियर है? तो इनसे पास होने वाला, मतलब इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाला प्लेन, जिसको देखो मैं अब बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, इसको मैं बोल रहा हूं पाई प्लेन, इससे पास होने वाला प्लेन। अगर मैं आपको रियलिस्टिक बात करूं तो देखिए, जैसे आपकी क्लास 12th की बुक है, तो सर अगर मैं बात करता हूं कि इन दोनों प्लेन, ये अगर मैं एक प्लेन, हाँ ये दो पेज मैंने लिए, ठीक है, इन दो प्लेन से पास हो, देखो ये दोनों प्लेन का जो इंटरसेक्शन है वो सेम है ना। ये दोनों प्लेन कहां पर कट कर रहे हैं, जहां पर इसकी ये बेसिकली स्टिचिंग हो रखी है बुक की। तो एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये पेज है, और एक प्लेन मान लो ये पेज है। तो तीसरा जो प्लेन है इनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है वो ये है। बात समझ पा रहे हैं? एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, तो तीसरा प्लेन ये होगा। देखो एक प्लेन ये रहा और एक प्लेन ये रहा, तो तीसरा जो प्लेन इनके इंटरसेक्शन से पास हो रहा है वो ये है, ये वाला। क्लियर है बात? ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो आप है ना बिल्कुल छोटे छोटे प्लेन लगा लें, बिल्कुल पतले पतले प्लेन बना लें, आप ऐसे भी बना सकते हैं। समझने वाली बात है। मेरे पास सर ये दो प्लेन थे, वो है ना, जिसकी विड्थ मैंने बहुत ही पतली पतली ली है, तो इनसे पास होने वाले, मैंने लाइन की तरह से प्लेन को मान लिया, तो इनसे पास होने वाले जो भी प्लेन होंगे उनकी जो इक्वेशन होगी, उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन, इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन की जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस सेंस की होगी। एक बात। दूसरी बात, सर इक्वल टू में अगर 0 है और मैं इससे फॉर्म बनाना चाहूं, है ना, मैं तो L1 और L2 तो मैंने यहां ले लिया, मैं फॉर्म बनाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए पहले मैं लूंगा ये a1x प्लस b1y प्लस c1z। अच्छा सर देखिए इक्वल टू में 0 है तो इस d1 को इधर ले आओ, और ये नेगेटिव नहीं होगा, ये क्योंकि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो मैं d1 इक्वल टू 0 कर देता हूं इसको भी।
याद रखना है आपने इस बात को हमेशा, और ये इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, प्लस में d1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x b2y प्लस c2z प्लस d2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी बेटा, और ये कौन सी फॉर्म है सर, कार्टेशियन फॉर्म। बस इतना आपको याद रखना है कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाले जितने भी प्लेन्स होंगे, फैमिली होगी वो प्लेन्स की, बहुत सारे प्लेन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होंगे, तो उनकी जो इक्वेशन होगी वो इस सेंस की होगी। तो सर इसकी वेक्टर फॉर्म की जरूरत है बेटा, जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं होती कैसे है। बड़ी सीधी सी बात है, अगर मुझे वेक्टर फॉर्म बनाना है तो मैं सर जानता हूं इसको कैसे बनाऊंगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, है ना। ये मेरी कौन सी फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। तो इसी तरह से बना देते हैं। आप जानते हैं, यहां से ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो ये होगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस इसको ओपन कर दें लैम्डा a2x लैम्डा b2y एंड लैम्डा c2z प्लस लैम्डा टाइम्स d2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब सर हम एक काम ये करते हैं, d1 और d2 को तो उधर प्लेस कर देते हैं, बाकी सब इधर लिख लेते हैं। a1x प्लस, अच्छा हम एक ये भी काम कर सकते हैं वैसे तो, चलो लिख लेते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, b1y c1z प्लस, अगर मैं लैम्डा इनमें से कॉमन ले लूं, ये क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2z, और ये लैम्डा जो d2 है और d1 है उसको मैं उधर भेज रहा हूं, मैंने बस यही किया, माइनस d1 माइनस लैम्डा टाइम्स d2, चेक करो, क्लियर है। अब ध्यान से देखना, मैं इस क्वांटिटी को ऐसे लिख सकता हूं, आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं, कैसे सर, ये वेक्टर जो है ना, ये किसका वेक्टर है सर, नॉर्मल वेक्टर है, प्लेन का नॉर्मल देगा, a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियोज, तो n1 वेक्टर, चेक करो सर, प्लस लैम्डा टाइम्स ये a2 b2 c2 ये दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है जो मुझे n2 वेक्टर देगा, इक्वल टू, अच्छा सर ये नेगेटिव d1 और नेगेटिव d2 था ना, ये उधर लिख रहा था तो भी मैं पॉजिटिव लिख रहा था, इधर लिख रहा हूं तब भी पॉजिटिव लिख रहा हूं, तो सर इधर भी लिख रहा हूं ना, तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मैं इनको भी पॉजिटिव कर सकता हूं, चेक करो अब आप, ठीक है। तो दिस इज योर वेक्टर फॉर्म। ऑल दो मैं गारंटी ले रहा हूं आपको बेटा कि आपको इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, यू हैव टू वर्क ऑन इट, कुछ नहीं करना, जो पाई1 प्लेन होगा d को इधर लाना है, पूरा वो प्लेन लिखना है, प्लस लैम्डा लगाना है, या नॉन जीरो कांस्टेंट आप k भी ले सकते हैं, दूसरा वाला प्लेन लिखना है इक्वल टू में 0। इट इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है ये बात अच्छे से। अब हम कुछ ऑब्जर्वेशंस और देखते हैं, देन विल मूव टू द क्वेश्चंस। लिख लिया इसको, तो चलिए स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन पर बात करते हैं, और बेटा प्लीज इसको बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता रहा हूं ना, इट विल हेल्प यू टू सॉल्व 6 मार्कर्स, जितने भी 6-6 नंबर 4-4 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, वो हेल्प करेगा। देखो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ 2 लाइन्स आर गिवन, अगर 2 लाइन गिवन है, इफ 2 लाइन्स आर गिवन, है ना, वो 2 लाइन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हो सकता है वेक्टर फॉर्म में गिवन हो। लाइन 1 को मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ए वेक्टर पासिंग पॉइंट भी ले लेते हैं और ये भी लेते हैं, और एक लाइन और भी गिवन है, आर वेक्टर इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b2 वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म है। अगर मैं इसी की कार्टेशियन फॉर्म लिखूं, लाइन की आपको याद होगा x माइनस x1 ओवर a, y माइनस y1 ओवर b, z माइनस z1 ओवर c, ये L1 है तो a1 b1 c1 है ना, L2 मतलब x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन में b2 एंड z माइनस z2 अपॉन में c2। ये मेरे पास 2 लाइन की इक्वेशंस हैं, या तो आप कार्टेशियन फॉर्म ले लो या वेक्टर फॉर्म ले लो, इधर ले, ठीक है। तो बात ध्यान से सुनना, अगर 2 लाइनें पैरेलल हैं, L1 पैरेलल है L2 के, L1 पैरेलल है L2 के, मतलब 2 लाइनें आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। तो मैं एक बात करूंगा डायरेक्शन रेशियोज पर, बार बार मैं डायरेक्शन रेशियोज की बात करूंगा। देखिए ध्यान से, अगर 2 लाइन पैरेलल हैं, ध्यान से देखने की कोशिश करें, अगर 2 लाइन मेरी पैरेलल हैं तो इस लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा, ये L1 है, इसकी बात करता हूं, जो इसका पैरेलल वेक्टर होगा वो मान लीजिए ये होगा B1 वेक्टर, L1 लाइन का, ठीक है। और इस वाली लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, इधर होगा या नीचे होगा, मान लो ये होगा B2 वेक्टर। तो अगर 2 लाइन पैरेलल हैं, इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल, इसका मतलब है उनके जो 2 पैरेलल वेक्टर हैं वो भी आपस में पैरेलल होंगे, मतलब B1 वेक्टर इज पैरेलल टू B2 वेक्टर। ये भी बात आपने याद रखनी है
क्लियर है बात? अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके जो पैरेलल वेक्टर्स हैं वो आराम से पैरेलल होने वाले हैं। क्लियर है? ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो इन दोनों के सेम होंगे, रेशियोज सेम होंगे, रेशियोज सेम होंगे, सेम होंगे। रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, नंबर्स की नहीं, रेशियोज सेम होंगे। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है, ये फर्स्ट केस ले लिया मैंने। सेकंड केस, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो गई, ध्यान से सुनना, अगर ये L1 एक लाइन थी L1 और एक L2, तो मान लो ये परपेंडिकुलर हो गई आपस में L2। एक बात पक्का हो चुकी है सर, जो इसके पैरेलल वेक्टर होगा, लेट सपोज ये वाला वेक्टर है B1 वेक्टर, और इसके जो पैरेलल वेक्टर होगा, लेट सपोज ये वाला वेक्टर है, वेक्टर बना रहा हूं मैं यहां पर, राइट? पैरेलल वेक्टर्स की बात होती है ना, लाइन के केस में तो यही ऑब्जर्वेशन थी, वो ये वेक्टर ले लिया B2 वेक्टर। दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों लाइनों के जो पैरेलल वेक्टर होंगे, L1 का पैरेलल वेक्टर B1 वेक्टर है, L2 का पैरेलल वेक्टर B2 वेक्टर है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, इट मींस जो उनके पैरेलल वेक्टर्स होंगे B1 B2 वो भी आपस में परपेंडिकुलर ही होंगे। क्लियर हो रही है बात? आपको याद रखना। और B1 B2 विल गिव मी अ डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, तो यहां कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी अप्लाइज हो सकती है। मैंने क्या कहा, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके जो पैरेलल वेक्टर होंगे वो आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ये बात तो कंफर्म हो गई सर। लेकिन अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो इन दोनों लाइनों के जो पैरेलल वेक्टर होंगे वो भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। चेक करो आप। क्लियर है ये बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है जिससे नंबर के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। एक बात और करते हैं, इफ line and या equation of line, if two lines equation is given, if line and plane equation is given, बात समझने की कोशिश करें। अगर मैं पहले वेक्टर फॉर्म लिखता हूं लाइन की वेक्टर फॉर्म हो गई r वेक्टर a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर, और प्लेन की इक्वेशन है r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू d। ये मैंने पाई लिया है और ये मैंने l लिया है। चेक करो, लाइन की इक्वेशंस हैं। अच्छा सर, ये तो वेक्टर फॉर्म हो गई, कार्टेशियन फॉर्म भी लिख दे एक बार इसकी। पहले वाले की कार्टेशियन फॉर्म होगी x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन में b, z माइनस z1 अपॉन में c। ठीक है, और अब इसकी बात करते हैं। इसका जो इसकी जो फॉर्म होगी, क्या इसकी जो कार्टेशियन फॉर्म होगी प्लेन की, वो होगी ax by cz प्लस में d इक्वल टू 0। आप ऐसे लिख सकते हैं, राइट? ये बात समझने की है। अच्छा सर, यहां पर ये x जो है ना, यहां पर a जो है, ये भी डायरेक्शन रेशियो, ये भी। तो एक काम करता हूं मैं, डायरेक्शन रेशियोज को ना a से, कैपिटल A से दिखा रहा हूं। चलो इन दोनों को अलग अलग दिखा दिया मैंने। जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं वो तो ये हैं, और जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हैं वो ये है, a b c। क्लियर है? याद रहेगा आपको? ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, क्या सर मैं ये एक बात और जानता हूं, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा कि अगर ये दो लाइनें, फिर से पहला केस लेते हैं, अगर लाइन पैरेलल है प्लेन के, अगर एक लाइन पैरेलल है प्लेन के, तो मेरा प्लेन किस कैसे होगा? मान लीजिए ये मेरा प्लेन है और इसके पैरेलल एक लाइन है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जो लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा, जिसको मैं बी वेक्टर बोलता हूं, वो तो ये होगा। लेकिन जो प्लेन पर डायरेक्शन रेशियोज कौन देता है? नॉर्मल। तो जो नॉर्मल होगा ना कहीं इस दिशा में होगा नॉर्मल, तो वो कहीं ना कहीं इस पर परपेंडिकुलर होगा। बात समझ रहे हैं? अगर लाइन और प्लेन आपस में पैरेलल हैं तो जो लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा, जिसको हम बी वेक्टर बोलते हैं, जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज देता है, वो प्लेन के नॉर्मल वेक्टर जो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज देता है, वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। मतलब बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। ये बात इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा बता रहा हूं। अगर लाइन और प्लेन आपस में पैरेलल हैं तो जो लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा वो तो लाइन पर होगा या लाइन के नीचे होगा, कोलिनियर होगा या पैरेलल होगा। तो एक मिनट के लिए लाइन को ही वेक्टर मान लो, है ना, कोलिनियर ही मान लो। लेकिन जो प्लेन का जो वेक्टर होगा, प्लेन का जो वेक्टर, देखो लाइन ये रही, लाइन ये है मेरे पास, देखो ध्यान से देखने की कोशिश करो एक मिनट के लिए, मैं इसको कुछ ऑब्जर्व कराने की कोशिश करता हूं। ये मेरा प्लेन है और प्लेन का ही मेरा नॉर्मल है। ठीक है, मैं कह रहा हूं ये जो प्लेन है ना, इस लाइन के पैरेलल है। ध्यान से देखो, अगर ये प्लेन लाइन के पैरेलल है तो जो लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा वो तो नीचे होगा या लाइन होगी, खुद होगी, कोलिनियर भी हो सकता है ना उसका वेक्टर, तो यही होगा।
लेकिन जो प्लेन का जो नॉर्मल होगा ना वो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, वही मैंने लिखा है बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, तब भी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी अप्लाई होगी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी वर्क्स हियर। ये बात समझने की है भाई। दूसरी बात, अगर लाइन परपेंडिकुलर हो गई प्लेन के, इस बार प्लेन मेरे पास ये था और जो लाइन प्लेन ये है मेरे पास, ये पाई है, जो इसका नॉर्मल होगा वो ये होगा, और मेरी जो लाइन है, ध्यान से समझना, लाइन जो है परपेंडिकुलर है प्लेन पर, तो ये नॉर्मल वेक्टर था प्लेन का, और जो लाइन है वो प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो लाइन पर अगर लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो हो सकता है ये हो सकता है ये वाली लाइन हो सकता है नॉर्मल पर ही लाई कर जाए, मैग्नीट्यूड कुछ कम ज्यादा हो जाए, या हो सकता है इधर आ जाए, कहीं भी आ सकती है ना। तो एक बात बताओ, अगर ये नॉर्मल है प्लेन पर और लाइन भी प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो लाइन या तो इधर होगी या इधर होगी या इधर होगी या इधर होगी, या खुद नॉर्मल होगी या इधर होगी। तो ये बताओ देख के ध्यान से कि जो लाइन होगी और नॉर्मल में रिलेशन क्या बन रहा है। सर लाइन इज पैरेलल टू नॉर्मल, लाइन पैरेलल होगी नॉर्मल वेक्टर के, या जो लाइन का पैरेलल वेक्टर होगा जिसको मैं बी वेक्टर बोलता हूं, जो मुझे डायरेक्शन रेशियोज देता है, वो पैरेलल होगा। देख लो आप, हर बार मैं बी और एन में ही रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर तो बी और एन में बनेंगे क्योंकि यहां प्लेन आ गया, यहां पर बी और बी में बनेगा सर, यहां पर भी बी और बी में, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स की बात हो रही है। ठीक है, दो लाइन है तो पैरेलल वेक्टर की बात हो रही है, एक लाइन और एक प्लेन है तो पैरेलल और परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल दोनों वेक्टर की बात हो रही है। क्लियर है? ये बात अच्छे से याद रखना है आप लोगों ने, रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ इक्वेशन of two planes are given, अगर इक्वेशन ऑफ टू प्लेन्स गिवन है, ध्यान से सुनना बेटा फिर से, अगर दो प्लेन की इक्वेशन ही दे दी, मतलब वेक्टर फॉर्म दे दी, और वो पाई 1 कह के दे रहा है क्या, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, और पाई 2 कह के दे रहा है आर वेक्टर है ना, आर एन 2 वेक्टर इक्वल टू डी 2 1 ले लेते हैं इसको। ठीक है, आर तो सब जनरल वेक्टर है ना, तो उस पर तो हमें 1 2 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। या इसकी कार्टेशियन फॉर्म दे दें, क्या होती है कार्टेशियन फॉर्म, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 है ना, या प्लस इधर भी ला सकते हो, आपकी इच्छा है। अच्छा ये डी यार कैपिटल नहीं लेना, स्मॉल लेना है आपने। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। अगर आपको डाउट है तो डी को उधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, डी को उधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बस याद रखना जब डिस्टेंस निकाल रहा हूं तो डी को इधर लेके आया एज पर द फॉर्मूला, और जब जो हम आने वाले क्वेश्चंस करेंगे कि प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स, उसमें भी डी को इधर लेके आना अगर कार्टेशियन फॉर्म यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ऐसे रख देता हूं a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। अगर ये दो इक्वेशन मेरे पास गिवन है, ठीक है, ध्यान से सुनने की बात है फिर से, अगर दो प्लेन्स, पहला पॉइंट लेते हैं, अगर दो प्लेन पाई 1 पैरेलल है पाई 2 के, ठीक है, ये बात समझने की है। देखो परपेंडिकुलर और पैरेलल में ही रिलेशन बता रहा हूं, यहां पैरेलल परपेंडिकुलर, फिर पैरेलल फिर परपेंडिकुलर। अब दो प्लेन की बात करेंगे, अगर दो प्लेन आपस में पैरेलल हैं तो देखो एक प्लेन ये रहा और एक प्लेन ये रहा, चेक करो, ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैंने कहा एक प्लेन ये है जिसका नॉर्मल ऐसा होगा, और एक प्लेन ये है, ध्यान से देखने की कोशिश करें, ये प्लेन है, ये दोनों प्लेन पैरेलल हैं, मेरी पाम्स को प्लेन मान के चलें, दोनों प्लेन पैरेलल हैं, तो जो इस प्लेन का नॉर्मल होगा वो इस साइड होगा या नीचे की साइड होगा। एक मिनट में इस साइड का कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि पैरेलल प्लेन्स पर काम करना है, नीचे की तरफ पैरेलल नहीं जा रहा ना, पैरेलल ऊपर दिखा रहा हूं। तो इधर देखो नॉर्मल ये होगा है ना, और इस वाले प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो नीचे होगा, चेक करो ये वाला होगा, देखो ध्यान से। तो इस बात का मतलब फिर से क्या हुआ सर, इस वाले प्लेन का जो नॉर्मल, अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो इस प्लेन का नॉर्मल कुछ इस तरह का होगा, मतलब ये प्लेन का जो नॉर्मल है, अगर ये पाई 1 है तो ये n1 वेक्टर है, ये बात समझने की है। ठीक है, और इस वाले प्लेन का जो नॉर्मल होगा, इसका भी तो नॉर्मल होगा पाई 2 प्लेन का, तो वो तो सर इस दिशा में होगा या नीचे होगा, लेकिन मैं एक बार दोनों प्लेन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं तो ऊपर की तरफ दिखा रहा हूं, तो ये n2 वेक्टर हुआ। ये n2 वेक्टर हो सकता है यहीं हो या यहां हो या यहां हो, या इस पे ओवरलैप कर जाए या इस पे इधर हो जाए, लेकिन इस बात का फर्दर मतलब क्या हुआ, अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज देने वाले नॉर्मल वेक्टर वो भी पैरेलल हैं सर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखनी है आपने अच्छे से। ठीक है, अगर दो प्लेन्स पैरेलल हैं
तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज देने वाले कौन होते हैं? नॉर्मल। डायरेक्शन रेशियोज मुझे कौन देगा? प्लेन के कॉन्टेक्स्ट में नॉर्मल्स, और लाइन के कॉन्टेक्स्ट में पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर, दैट इज बी वेक्टर। तो यहां पर ये दो प्लेन्स के नॉर्मल भी पैरेलल होंगे। चेक कर लो, मैं आपको बार बार इमेजिन करा रहा हूं। अगर ये प्लेन है और प्लेन का नॉर्मल ये होगा और इसके पैरेलल एक प्लेन और लेके आऊंगा, तो जो इसका नॉर्मल होगा वो नीचे होगा या ऊपर होगा? 1 मिनट के लिए मैं इस प्लेन के साथ इसको मिलाना चाहता हूं तो मैं नीचे ले रहा हूं, तो ये दोनों नॉर्मल भी आपस में पैरेलल होंगे या ओवरलैप करेंगे? कोलिनियर होंगे। और पैरेलल और कोलिनियर में तो सर वेक्टर्स में तो हम सारा काम वेक्टर के थ्रू कर रहे हैं, तो पैरेलल और कोलिनियर में तो सर जो रूल्स है वो सेम है, तो चाहे पैरेलल हो चाहे कोलिनियर हो हम एक ही तरह से काम कर देंगे। समझ रहे हैं आप बात? अच्छा, लास्ट इसमें भी देखते हैं, अगर दो प्लेन आपस में ही परपेंडिकुलर हो गए, अगर इस बार दो प्लेन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब समझ रहे हैं, एक प्लेन मेरे पास ये है, देखिए ध्यान से, और एक प्लेन मेरे पास ये वाला है, समथिंग लाइक दिस। मैं इसको कैसे बनाऊं भाई, थोड़ा सा देखने की कोशिश करें, मैं ऐसे बनाता हूं इसको, ठीक है। ये प्लेन आपस में इस तरह से परपेंडिकुलर है, ऐसे देखने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे मैं आपको अगर बुक का कोई पेज दिखाऊं या कोई बुक ही दिखाता हूं, जैसे मैंने ये कहा, ये मान के चलें ये एक बुक आपका एक प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर एक और प्लेन मैंने रख दिया, ये है ना, आप इसकी विड्थ पर ना जाएं बिल्कुल भी, कंसीडर दिस बुक, जो विड्थ है एक पेज की तरह कंसीडर करें। एक प्लेन मेरे पास ये एक पेज है, ये पेज एक पेपर, और एक पेपर ये है, तो देखो ये दो प्लेन है और आपस में परपेंडिकुलर कर दिए मैंने, ये दो प्लेन है और आपस में क्या होगा सर? देखो परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये बात इसी तरह मैंने बनाने की कोशिश की है, एक बुक ये खड़ी है या ऐसे है और एक बुक ऐसे है, चेक करें, क्लियर है ये बात अच्छे से? इस तरह मैंने दो बुक दिखाई हैं आपको, दोनों परपेंडिकुलर है। अब आप देख के बताना मुझे, जो इस वाली बुक का या इस वाले प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इस तरह होगा ना, ठीक है, ध्यान से देखना। और इस वाली बुक का या इस वाले प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो ऐसे होगा, परपेंडिकुलर होगा ना इस वाले प्लेन पर। देखो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इस दिशा में होगा और इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो इस दिशा में होगा, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? चेक करो, इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो कुछ ऐसे होगा, है ना, मैं यही तो कह रहा हूं, ये वाली जो ये प्लेन है इसका नॉर्मल ऐसे खड़ा कर दिया, और इस प्लेन का नॉर्मल कहां होगा सर? इधर हो सकता है बिल्कुल, और इधर भी हो सकता है, लेकिन मैं तो इन दोनों को देख रहा हूं इकट्ठे, तो मैं 1 मिनट के लिए इधर बनाता हूं। ये n1 वेक्टर है, ये π1 प्लेन ले लिया और ये मैंने ले लिया π2 प्लेन, तो ये कौन सा वेक्टर हुआ सर? n2 वेक्टर। अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज देने वाले नॉर्मल कहलाते हैं ना, नॉर्मल, वो भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये सारी ऑब्जर्वेशन आपने याद रखनी है भाई अच्छे से, क्लियर है? एक दो बातें और छोटी छोटी कि देखो ध्यान से देखना, अगर दो लाइन पैरेलल हैं, अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज देने वाले पैरेलल वेक्टर्स भी पैरेलल होंगे। दो लाइन पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये परपेंडिकुलर, लाइन परपेंडिकुलर तो प्लेन भी परपेंडिकुलर, सॉरी दो लाइन परपेंडिकुलर तो उनके डायरेक्शन रेशियोज देने वाले पैरेलल वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर। अगर लाइन पैरेलल है तो नॉर्मल उनके जो बी वेक्टर है वो भी पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर्स भी पैरेलल है। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो जो बी वेक्टर है वो भी परपेंडिकुलर है, बस इतना ऐसे याद रखिए, ठीक है। जब दो लाइंस की बात हो रही है, सेम वे जब दो प्लेन की बात हो रही है, तो अगर दो प्लेन पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल्स भी पैरेलल है, और जब दो प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर है। लेकिन जब मैं कॉम्बिनेशन पर बात करूंगा ना तब उल्टा चल रहा है। अगर लाइन और प्लेन पैरेलल है तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज देने वाले, लाइन का डायरेक्शन रेशियो देता है बी वेक्टर मतलब पैरेलल या कोलिनियर, और पाई मतलब प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो देता है वो तो एन वेक्टर। तो अगर लाइन और प्लेन पैरेलल हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियोज देने वाले बी वेक्टर और एन वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। सेम वे अगर दो लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर है तो इनके डायरेक्शन रेशियोज देने वाले कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर मतलब बी वेक्टर और एन वेक्टर वो पैरेलल होंगे। क्लियर है? एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन और बताता हूं आपको, आपको देखते ही पता लग रहा होगा, जब दो लाइनें आपस में कट करती हैं तो मुझे एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है, कॉमन पॉइंट मिलता है। ध्यान से सुनना ये बात, अगर जब दो लाइन कट करती हैं तो मुझे एक कॉमन पॉइंट मिलता है। सेम वे अगर मैं एक बात करूं, एक प्लेन है मेरे पास और इसमें से एक लाइन जा रही है, लाइन,
तो सर तब भी मुझे एक पॉइंट ही मिलेगा, चेक कर लो आप, मुझे एक पॉइंट मिलेगा। मैं दोबारा दिखाने की कोशिश, ये कंसीडर दिस एज अ सिंगल पेज, राइट, और मैंने कहा इसमें से एक लाइन निकलनी है, तो लाइन भी मुझे एक पॉइंट ही देगी, वरना एक पेपर ले लें उसमें से कोई पेंसिल को निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सिंगल पॉइंट मिलता है। वही बात मैं यहां पर कह रहा हूं, ठीक है। ऑल्दो ये साफ नहीं बना डायग्राम, लेकिन आप ध्यान रखें इस बात को, ये फिगर थोड़ा सा साफ नहीं बना है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। लेकिन सर अगर दो प्लेन्स आपस में कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो देखना एक बार, दो प्लेन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट, तो इसमें क्या प्लेन पॉइंट मिल रहा है हमें? नहीं सर, देखो लाइन मिल रही है, चेक करो, लाइन मिल रही है ना। या फिर मैंने आपको अभी भी दिखाया था, दो पेज ले लो इसमें से कोई भी, इस बुक की स्टिचिंग जो है बिल्कुल सेम जगह पे है, तो दो लाइनें आपस में, जब दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखो ये एक प्लेन और एक प्लेन, तो एक लाइन मिल रही है। फिर से समझ रहे हैं आप बात? तो फिर से जब दो प्लेन कट करते हैं तो यू विल गेट अ कॉमन लाइन। लेकिन जब एक लाइन और प्लेन, जब लाइन और प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो यू विल गेट द कॉमन पॉइंट। सेम वे जब दो लाइनें कट करती हैं तो अगेन यू विल गेट द कॉमन पॉइंट ओनली। क्लियर है ये बात? अब हम क्वेश्चंस पर बात करेंगे, लिख लें आप इसको अच्छे से। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस पर मैं 1 ही दे रहा हूं बेटा, क्योंकि इस टॉपिक पर 5-6 क्वेश्चन ही देखने हैं, फिर देन विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, और फाइनल होगा उसके बाद, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, मुझे इक्वेशन निकालनी है प्लेन की जो पास करता है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। तो हम तो जानते हैं सर, एज वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, या स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लें, इसको बेटर रहेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स को भी लिख देते हैं, क्या है वो, 3x माइनस वाई प्लस 2z। अच्छा सर इक्वल टू में 4 और मेरे को यूज करना है कार्टेशियन फॉर्म का, तो नेगेटिव 4 इक्वल टू 0, इक्वल टू में 0 चाहिए, एंड x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो मैं जानता हूं इससे, जो एज वी नो दैट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स इज, जिसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स। अभी हम उस पर भी बात करेंगे, फैमिली ऑफ प्लेन्स पर भी। a क्या होती है सर, ax1 है ना, अगर मैं पूरा लिखना चाहूं तो लिख सकते हैं हम ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d1 लिख दें इसको, ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d2 इज इक्वल टू 0। तो सर ये जो है ना, या आप ऐसे भी लिख सकते थे पाई1 प्लस लैम्डा टाइम्स पाई2 इक्वल टू 0, प्लेन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन 2 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते थे, या मैंने आपको पूरा लिख के दिखा दिया। तो पहली लाइन तो ये होगी x प्लस 3x माइनस, राइट, 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ax2, मतलब ये x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ये बात समझने की है आपने, इक्वेशन को कुछ इसी तरह लिखना है। अच्छा सर यहां पर आपने a कैपिटल ले लिया, यहां पर स्मॉल ले रहे हो, तो यहां पर भी कैपिटल ले लो, है ना, c, d को हमने स्मॉल रखा, चेक करो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। प्लेन 1 प्लस लैम्डा टाइम्स प्लेन 2, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स आई है। फैमिली ऑफ प्लेन मतलब अगर ये दो प्लेन आपस में कट कर रहे हैं, एक प्लेन ये है, मान लीजिए एक प्लेन ये है, मैंने बहुत ही स्लीक सा बनाया जानबूझ के जिससे आपको दिखा सकूं, तो इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले प्लेन तो सर बहुत सारे होंगे। अब आप कौन से प्लेन की बात कर रहे हो ये तो बताओ, थोड़ा सा तो आइडिया दो। तो मैंने ये कहा बेटा जो रिक्वायर्ड प्लेन है ना, द रिक्वायर्ड प्लेन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2,2,1। बात समझे नहीं समझे? मतलब इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो तो ये हो गया, मान लो इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया, लेकिन मैं इस प्लेन की बात नहीं कर रहा, मैं इसकी भी बात नहीं कर रहा, ये भी हालांकि पास हो रहे पासिंग पॉइंट है, इन दोनों प्लेन के पासिंग पॉइंट ये है, इन दो प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट ये, और ये सभी प्लेन यहां से पास कर रहे हैं। सर किसकी बात कर रहे हो? मैं उस प्लेन की बात कर रहा हूं जिस पर 2,2,1 भी बैठा है। तो
तो सर इस बात का फर्दर मतलब ये है जिस प्लेन पर 2,2,1 बैठा है, और मैं तो ये कह रहा हूं कि मेरे प्लेन की इक्वेशन तो इसी सेंस की होगी, तो जो मेरे वाला प्लेन होगा, ये तो फैमिली ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मेरे वाला प्लेन होगा उस पर तो 2,2,1 पॉइंट होगा, तो मतलब मेरे वाले प्लेन को ये पॉइंट पर्टिकुलरली सेटिस्फाई 100% करेगा। तो मैं अगर XYZ की जगह, तो बिकॉज द पॉइंट 2,2,1 विल satisfy the equation कौन से प्लेन की, जो निकालना है रिक्वायर्ड प्लेन है ना, जो हमें निकालना है उसकी इक्वेशन को पक्का सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये पॉइंट तो उस प्लेन पर बैठा होगा, तो ये वो प्लेन यहां से हम निकाल सकते हैं। यहां से मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, 2,2,1 अगर XYZ की जगह रख दूं तो मुझे लैम्डा मिल जाएगा, मतलब मेरा लैम्डा आते ही मेरे को पता लग जाएगा मेरा प्लेन क्या है। लैम्डा ही तो दिक्कत कर रहा है, यहां लैम्डा की वजह से फैमिली ऑफ प्लेन बन रहे हैं, बहुत सारे प्लेन बन रहे हैं जो इनके इंटरसेक्शन से पास करेंगे, लेकिन सर मुझे वो प्लेन चाहिए जो 2,2,1 से पास करे। मतलब अगर मैं XYZ रख दूं, मतलब ये प्लेन में, तो हम क्या करेंगे, 3 × 2 माइनस 2 + 2 × 1 -4 प्लस लैम्डा टाइम्स 2 + 2 + 1 -2 = 0। चेक करो ये कितना हो गया, 6 और 2 8, 8 - 6 2 = उसको उधर ले जाएं सर, चलो ले जाओ, माइनस लैम्डा 2 और 2 4, 4 में से 2 गए 2, 2 और 1 3 -3 लैम्डा, तो देयरफॉर लैम्डा विल बी इक्वल टू -2/3। और अगर मैं इसको पुट कर दूं इन इक्वेशन फर्स्ट, मेरी इक्वेशन कौन सी फर्स्ट है सर, ये वाली, चेक करो है ना। अगर मैं इस इक्वेशन में इसको पुट कर दूं तो क्या आएगा, देखो 3x - y + 2z - 4, अच्छा यहां पर आएगा -2/3 x + y + z - 2 = 0। अगेन बेटा आप यहां छोड़ोगे नहीं क्वेश्चन को, अभी पूरा नहीं हुआ। मैंने आपको क्या कहा था, जब क्वेश्चन का आंसर प्लेन्स में आएगा तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है, ax + by + cz, जैसे क्वेश्चन ने दी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म, सॉरी जनरल फॉर्म, यही फॉर्म बना के लानी है आपने, तो लेके आए। सर मैं अगर 3 LCM ले लूं तो 3 यहां मल्टीप्लाई होगा, तो 3 3 = 9x - 3y + 6z - 12, और ये -2 को अंदर भेज दो, -2x -2y -2z और +4, और जो एलसीएम था ना 3 उधर जाके हो गया 0। क्लियर है बात। अब आप इसको सॉल्व करें, 9 - 2 सर देगा 7x, -3y और -2y -5y + 6z और -2z विल गिव यू 4z, -12 और +4 ये देगा -8 = 0 इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। ये इक्वेशन होगी जिस प्लेन की इक्वेशन मुझे निकालनी है। सर इसको चेक कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हो। कौन से पॉइंट इस पर लाई करना चाहिए, 2,2,1 चेक करो, 2,2,1 इस पर चेक करो सर। 7 × 2 -5 × 2 + 4 × 1 -8 है ना, 7 2 होता है 14, 14 और 4 18, 10 - 8 18 = 0। तो यस जो 2,2,1 नाम का पॉइंट है ना वो इस प्लेन पर बैठा हुआ है। ये बात समझ रहे हैं या नहीं समझे? मैं दोबारा बताता हूं आपने करना कैसे है। सबसे पहले मुझे मालूम है दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो पास होने वाला प्लेन है उसकी इक्वेशन होती है π1 + लैम्डा टाइम्स π2। जो प्लेन 1 है प्लस लैम्डा टाइम्स π2, और हमेशा कार्टेशियन फॉर्म पर काम करें, ज्यादा आसान रहता है, तो कार्टेशियन फॉर्म मैंने ली। ठीक है, अब दिक्कत ये आई यार ये जो प्लेन है ये तो बहुत सारे प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे सर लैम्डा चाहिए, लैम्डा आ जाए तो मेरे प्लेन की इक्वेशन आ जाए, लैम्डा नहीं मिल रहा। तो लैम्डा के लिए उसने एक कंडीशन और दी, कहता है मेरे वाला जो प्लेन है ना, जो प्लेन निकालना है, जिसकी इक्वेशन निकालनी है, प्लेन तो बहुत सारे होंगे जो इंटरसेक्शन से पास होंगे, लेकिन आपने उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है इनमें से भी जो 2,2,1 प्लेन, जो पॉइंट 2,2,1 से भी पास हो रहा है, पॉइंट 2,2,1 से भी पास हो रहा है और इंटरसेक्शन से भी पास हो रहा है। हो सकता है इंटरसेक्शन और पॉइंट 2,2,1 सेम हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसने ये कहा आपके वाला जो प्लेन है वो पॉइंट 2,2,1 से भी पास हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है फिर तो काम हो गया। अगर मेरा प्लेन 2,2,1 से पास हो रहा है, इट मींस इट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ प्लेन, और यही तो फैमिली ऑफ प्लेन थी। तो यहां से मैंने अपने वाले प्लेन का लैम्डा निकाल लिया, और लैम्डा आते ही मैंने इसमें रख दिया, तो इक्वेशन ऑफ माय प्लेन आ गई, रिक्वायर्ड प्लेन आ गई। और यहां पर आप चेक भी कर सकते हो, 2,2,1 रख के 6 नंबर का सवाल आएगा, आपको सेकंड्स लगते हैं चेक करने में, चेक जरूर करना चाहिए, वेरीफाइड इट। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। फिर से मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है जो पास करती है इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। दो प्लेन फिर से मुझे दिए हैं पैरेलल टू द लाइन, ठीक है, वो बात बाद में करेंगे। पहले हमें ये पता है इक्वेशन ऑफ प्लेन या फिर इक्वेशन ऑफ, आप ये भी लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ
फैमिली ऑफ प्लेन्स। हम तो डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ अपने प्लेन की थोड़ी निकाल सकते हैं। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स, प्लेन्स पासिंग थ्रू intersection of two given planes that are कौन सर, ये 3x 2z minus 4 equal to 0 and x plus y plus z minus 2 equal to 0। मैं जानता हूं इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे सेंस में होती है सर, पाई 1 प्लस लैम्डा टाइम्स पाई 2 इक्वल टू 0। मैंने लेट कर दिया, ये मेरा प्लेन है पाई 1 और ये मेरा प्लेन है, लेट कर दिया हमने पाई 2, दोनों को हमने लेट ले लिया। क्लियर है ये बात, है ना? तो सर अब जो इक्वेशन बनेगी डायरेक्ट भी लिख सकता हूं 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात? सर मेरे पास है ना इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई, प्लेन नहीं आई, प्लेन्स आ गई, फैमिली ऑफ प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोबारा से वही बात हुई, अगर मैं एक प्लेन ये ले लूं विच इज पाई 1 और एक प्लेन में ये ले लेता हूं विच इज पाई 2, चेक करो, ठीक है, ये मेरे पास पाई 2 है, तो इनका जो इंटरसेक्शन होगा उससे पास होने वाले सर n नंबर ऑफ प्लेन होंगे, n नंबर ऑफ प्लेन होंगे, n नंबर ऑफ प्लेन। उनकी इक्वेशन मैंने निकाल ली है, उसकी इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है, चेक करो आप, मैंने लिख दी है इक्वेशन को, है ना? ऐसे बहुत सारे प्लेन होने वाले हैं जो इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होंगे, उसकी इक्वेशन ये है। मुझे वो प्लेन निकालना है जो पैरेलल होगा इस लाइन के, मतलब समझ रहे हैं? रिक्वायर्ड प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन। लिखा है उसने, वैसे आपने बात समझनी है, कभी कभी ये नहीं लिखेगा टू द लाइन। सर ये इक्वेशन किसकी है? इट इज एन इक्वेशन ऑफ लाइन। ये बात आपने समझनी है बेटा, ये इक्वेशन किसकी है? लाइन की है। सर कैसे लाइन की इक्वेशन है? देखो मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने को याद होगा कार्टेशियन फॉर्म होती है x माइनस x1, तो सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बिल्कुल, तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाऊंगा x माइनस 0 अपॉन में 1 लिख सकता हूं ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2y माइनस 0 अपॉन में 1। इसको भी मैं लिख सकता हूं 3z माइनस 0 अपॉन में 1। सर एक गड़बड़ हो रहा है, x का कोफिशिएंट तो 1 है, y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो x माइनस 0 अपॉन 1 y माइनस 0 और यहां आ जाएगा हाफ। इसको 2 को आप ऊपर भेजोगे ना तो ये 2y माइनस 2 0, तो 2 0 तो 0 ही होगा ना, 2 इंटू 0, राइट। तो ऐसे ही यहां से सर इसको मैं लिख सकता हूं z माइनस 0 अपॉन में 1/3। तो डायरेक्शन रेशियोज आ रहे हैं 1, 1/2 और 1/3। इसको भी मैं ठीक कर सकता हूं, आप साइड में जाएं, यहां पर लिखें 1 is to 1/2 is to 1/3। एलसीएम क्या आएगा सर? 6, 3, 2, 1। ये आप नीचे लिख सकते हैं डायरेक्ट, नहीं तो आप इसका एलसीएम लेंगे ना 6, तो x माइनस 0 अपॉन यहां पर आएगा 6, y माइनस 0 अपॉन 3 और z माइनस 0 अपॉन 2। आप ये भी ले सकते हैं, ठीक है। ये जो डायरेक्शन कुछ तो गड़बड़ करी है सर, नहीं 6 यहां पर, हाँ ये यहां गड़बड़ करी हमने, ये 6 होगा, ये 3 होगा और ये 2 होगा। अब ठीक है, 6, 3, 2, ये हमारे डायरेक्शन रेशियो। ये लाइन की इक्वेशन आ गई मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, कार्टेशियन फॉर्म। चेक करें आप, क्लियर है? अब ध्यान से सुनना फिर से, जो मेरा प्लेन है ना, जो प्लेन है वो पैरेलल है इस लाइन के। मैंने अभी आपको बताया था, ये ऑब्जर्वेशन आपने पकड़नी है। ये मेरा प्लेन है और प्लेन जो है पैरेलल है इस लाइन के, प्लेन पैरेलल है लाइन के। तो सर ये कर क्यों रहा हूं मैं, सोच क्यों रहा हूं ऐसा? क्योंकि मुझे इक्वेशन निकालनी है प्लेन की और मुझे चाहिए लैम्डा। पिछले वाले क्वेश्चन में उसने पॉइंट दिया था, तो मैंने कहा जो मेरे वाला प्लेन होगा उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने डायरेक्ट पॉइंट रख दिया। लेकिन इस बार पॉइंट नहीं रख पा रहा हूं मैं, देखो चेक करो। लैम्डा लाने के लिए ना हमारे को कुछ ना कुछ और सोचना पड़ेगा। लैम्डा आ जाए, बस लैम्डा आ गया तो मेरे रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आ गई, क्योंकि बहुत सारे प्लेन्स को रिप्रेजेंट करके मुझे अपना प्लेन। अब दोबारा फिर से बात करते हैं, देखो ध्यान से समझना। अब डायरेक्शन रेशियोज में लिख देखना, मैं जानता हूं कि ये प्लेन है, प्लेन का नॉर्मल कुछ इस तरह का होगा, और जो मेरे प्लेन के एक नॉर्मल लाइन दी हुई है वो मेरी ये फिगर की तरह से मान के चलते हैं। जो लाइन का जो पैरेलल वेक्टर होगा, या तो वो नीचे होगा या ऊपर होगा लाइन से, है ना? या मैं कह रहा हूं लाइन ही एक पैरेलल वेक्टर है। बात समझने की कोशिश करें, लाइन को मैं पैरेलल वेक्टर बोल सकता हूं, मैं कोलिनियर वेक्टर बोल सकता हूं, ठीक है। लेकिन जो प्लेन का जो नॉर्मल होगा और जो लाइन का जो पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर होगा, उनमें रिलेशन क्या होगा आपस में? सर वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो मैं एक बात अच्छे से समझ गया, अगर वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी अप्लाई हो सकती है सर। डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम विल बी इक्वल टू 0, तो हम डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज
ऑफ अ गिवन लाइन। कौन देगा हमें? पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर देगा। और डायरेक्शन रेशियो होते हैं 6, 3 एंड 2, ये तो हम पढ़ चुके हैं। एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, टू द रिक्वायर्ड प्लेन, जो मेरे को प्लेन निकालना है उसके डायरेक्शन रेशियो देखना है भाई, ठीक है। वो मुझे कौन देगा? n वेक्टर। भाई किसी भी प्लेन के डायरेक्शन रेशियो उसका नॉर्मल देता है, तो ध्यान से देखना, ये रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन ये है। तो सर यहां इसके आप dr लिखो, इसके dr हम ऐसे तो लिख नहीं सकते क्योंकि इसके dr होंगे 3, 1, 2, 3 - 1, 2 वो तो ये वाला प्लेन है, फिर इसके होंगे, तो दोनों के मिला के लिखने हैं तो x y z को कॉमन लो। तो ये देखो 3x प्लस लैम्डा x, तो सर x को बाहर करो, यहां आएगा 3 प्लस लैम्डा, चेक करो, ठीक है। सेम वे -1 और प्लस लैम्डा, यहां पर प्लस लगाए, -1 प्लस लैम्डा टाइम्स y। अब देखो यहां पर ये -y है, -1 * y -y और फिर लैम्डा y, चेक करो। अब सर z कॉमन ले लो आप, बस आप क्या कॉमन लोगे? z, चेक करो अब क्या आएगा? -4 और -4, और देखिए ये 2 था, सॉरी z था, z लैम्डा प्लस लैम्डा, चेक है ना। आप देखो लैम्डा इंटू z -4 नहीं 2 आएगा ना बेटा, -4 कैसे लिख दिया मैंने? सर z की तरफ से तो ये कॉमन लेंगे ना, हम 2 लेंगे, क्लियर है बात। अब देखो 2z है, हाँ जी है 2z प्लस लैम्डा z है, चेक करो। वरना आप ओपन करके एक एक करके ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सीखना तो ऐसे ही है। अब यहां से क्या दिखता है सर? -4 और ये कितना है सर? -2 लैम्डा इक्वल टू 0, जिसको मैं हमेशा फर्स्ट इक्वेशन बोलूंगा। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर पॉइंट गिवन नहीं होंगे ना तो मैं रिक्वायर्ड प्लेन के भी dr ऐसे निकाल के रखा करूंगा अगली बार से, इसके बाद ये स्टेप हम पहले लिखेंगे, ठीक है। अब आपको समझ आएगा। तो dr ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन आप तो जानते हो सर, ये ax + by + cz और ± d = 0। तो सर ये क्वांटिटी क्या है? यही तो dr से, तो आप यहां लिखेंगे 3 प्लस लैम्डा रेशियो -1 प्लस लैम्डा रेशियो 2 प्लस लैम्डा। और मैं जानता हूं बिकॉज, आप यहां लिख दें थोड़ा सा, बिकॉज लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन, है ना, तो देयरफॉर नॉर्मल टू द प्लेन is perpendicular to line, hence condition of perpendicularity applies, condition of, थोड़ा आपने लिखना चाहिए भाई, condition of perpendicularity applies। क्या होती है condition of perpendicularity? a1 a2 b1 b2 c1 c2 = 0, ठीक है सर। ये a1 है, ये a2 है, ये b2 है, b1 है, ये b2 है, c1 है और ये c2 है। तो रखते हैं इसको 6 टाइम्स 3 प्लस लैम्डा प्लस 3 टाइम्स -1 प्लस लैम्डा -1 प्लस लैम्डा प्लस 2 टाइम्स 2 प्लस लैम्डा = 0। अब आप लैम्डा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं सर। यहां से क्या होगा? 18 + 6 लैम्डा -3 + 3 लैम्डा प्लस 2 * 2 = 4 प्लस 2 लैम्डा = 0। लैम्डा को जोड़ो, 6 और 3 9 9 और 2 11 लैम्डा इक्वल टू 18 और -3 15 15 + 4 19, उधर जाएगा तो -19, तो लैम्डा की वैल्यू आई सर -19/11। चेक करो। अब हम क्या करेंगे? अब हम इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल लेते हैं, तो पुट कर देते हैं इसको, पुट इन फर्स्ट। अब देखो यहां पर फर्स्ट, ये फर्स्ट है मेरी, ये इक्वेशन है मेरी, मेन इक्वेशन कौन सी है सर? इसमें पुट करेंगे, पुट करो। लैम्डा को -19/11 रखोगे तो कितना आएगा? 3 टाइम्स -19। ये काम करते हैं बेटा, इसका स्पेस बना देता हूं, आप इसको नोट कर लो, मैं इधर लिख के दिखाता हूं, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा नोट कर लो क्योंकि वहां पर स्पेस कम है, तो मैं थोड़ा इधर लिख के दिखाता हूं आपको। इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसी होगी? देखिए इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन थोड़ा लिखना है आप लोगों ने भाई, क्योंकि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है अगर पेपर में आता है। 3 प्लस -19/11 टाइम्स x आएगा प्लस -1 प्लस -19/11, या इस पर तो आप स्मॉल ब्रैकेट ले लें और ये बाहर वाला आप बढ़ा लें, और फिर y प्लस 2 प्लस -19/11, फिर एक बड़ा ब्रैकेट लें और यहाँ पर क्या लगाएंगे? z -4 -2 -19/11 इक्वल टू में 0। क्लियर है बात? ठीक है। अब बस इसको सॉल्व करना है। 11 3 जा 33 में से 19 जाएंगे, आएगा 14/11x -11 और -19 will give you -30/11y। 11 2 जा 22 -19 देगा 3/11z। और ये देखिए
अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो ये कितना आएगा 19 टू 38 बाई 11 38 ये देखिए -4 -38 बाई 11 11 4 44 और 44 और 38 जब आप जोड़ेंगे तो आएगा 82 तो ये हो गया -82 बाई 11 on taking LCM it will become 14x minus 30y plus 3z minus 82 is also equal to 0 is the equation of required plane। तो सर हम चेक भी कर सकते हैं, आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। आप ये बताओ ये प्लेन क्या है, ये वाला जो प्लेन आया है पैरेलल है किसके, इस लाइन के, इस लाइन के पैरेलल है ये वाला प्लेन। चेक करो ये वाला जो प्लेन है इस लाइन के पैरेलल है ना। तो इस लाइन के जो हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाले थे वो थे 6:3:2। अगर पैरेलल है, अगर ये प्लेन ये वाला प्लेन उस लाइन के पैरेलल है तो जो इसके डीआरस होंगे मतलब जो इसका नॉर्मल होगा वो इस लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये तो बात हमने पढ़ी थी। तो इसके डीआर क्या है सर 14 -30 और 3 और लाइन के डीआरस क्या है सर वो है 6 3 2 6 3 and 2। सर इनको चेक कर लें बिल्कुल 14 6 जा a1 a2 b1 b2 c1 c2 वो सेटिस्फाई करेगी ना कंडीशन, क्योंकि इसके जो नॉर्मल है वो लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी को अप्लाई करके हमने काम किया था। 14 6 होगा 84 33 जो होगा -90 3 2 जा 6 ऐड लगा दो बीच में। तो सब चेक कर लो कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो हेंस इट इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन ओनली। क्लियर है, लिख लें आप। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, है ना। फिर से वही क्वेश्चन दिया है कि मुझे इक्वेशन निकालनी है किसी प्लेन की जो पास करता है इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से। क्लियर है बेटा, याद रखना ये जो मैं टाइप करा रहा हूं ना आपको या ये क्वेश्चन जो करा रहा हूं ये तभी काम करेगी ये इक्वेशन जब दो प्लेन के इंटरसेक्शन से कोई प्लेन पास हो रहा है, तब ये इक्वेशन काम करेगी। π1 + λ टाइम्स π2 = 0। याद रखना है आपने, हर बार नहीं काम करेगी। तो मैं जानता हूं इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन किस सेंस की होती है सर, π1 + λ टाइम्स π2 = 0। लेट सपोज मैंने इसको π1 बोल दिया और इसको मैंने बोल दिया π2। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम π1 प्लेन यहां लिख लेते हैं। तो देयरफॉर π1 प्लेन विल बी, ध्यान से समझना सर, एक काम करते हैं वेक्टर फॉर्म से हम है ना कार्टेशियन फॉर्म बना सकते हैं। ये जनरल वेक्टर है और ये नॉर्मल वेक्टर है। तो क्या होगा सर, x + 2y + 3z - 4 = 0 लिख सकता हूं ना मैं। π2 प्लेन की इक्वेशन कैसी होगी सर, 2x + y - z + 5 is also equal to 0। चेक करो। तो सर इससे इक्वेशन ऑफ प्लेन मेरे लिए बनाना आसान रहेगा। π1 मतलब पहले वाला प्लेन x + 2y + 3z - 4 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x + y - z है ना, y - z + 5 = 0। मैं आपको फिर बता रहा हूं ये लैम्डा आप इसके साथ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा CBSE को ध्यान में रखते हुए लैम्डा को यहां रख रहा हूं। लेकिन जब आप 12th क्रॉस कर लेंगे तब आपके पास ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप लैम्डा को यहां लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है ये बात, ठीक है। लेकिन मैं अभी इसको यहीं पर रख रहा हूं। आगे चलते हैं। मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं आई, अभी फैमिली ऑफ प्लेन्स आई है। फिर से जो प्लेन से इंटरसेक्शन आएगा ना, एक ये प्लेन था सर मेरा π1 और एक प्लेन मेरे पास ये था π2। तो इनके जो इंटरसेक्शन होगा उससे निकलने वाले बहुत सारे प्लेन होंगे, उसकी इक्वेशन में ले आया हूं। चेक करो, उससे निकलने वाले बहुत सारे प्लेन होंगे, उसकी इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है उन सभी। लेकिन सर मुझे तो कोई ऐसा प्लेन निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। मुझे एक ऐसा प्लेन निकालना है जो परपेंडिकुलर हो किस पर, एक और गिवन प्लेन पर। तो आप अच्छे से जानते हो। उससे पहले सर हम एक काम ये करते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं किया था, पहले इसको है ना अलग अलग लिखते हैं x y z की सेंस में, मतलब ax + by + cz की सेंस में इसको लिखेंगे हम। तो क्या लिखेंगे, देखो x, देखो यहां दोनों से x कॉमन आएगा तो अंदर क्या रहेगा सर, यहां पर 1 + 2 λ टाइम्स x। आप x को मल्टीप्लाई कराओ यहीं पहुंच जाओगे, x 1 जा x एंड 2 λx 2 λx। चेक करो अगर ब्रैकेट ओपन करता हूं तो। आगे चलते हैं, अब की बार मैं लूंगा y, तो यहां से तो आएगा सर 2 + λ। चेक करो, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लस लगाएंगे बीच में, फिर से यहां लेंगे z, तो यहां पर से तो आएगा सर 3 और यहां से आएगा नेगेटिव लैम्डा। चेक करो -λz बनेगा और प्लस नहीं है सर, नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, नेगेटिव ले लो, -4 और प्लस में 5 λ = 0।
ठीक है, आप इक्वेशन को ऐसे लिखने के बाद किसी को बोलेंगे ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, मेन इक्वेशन मेरी ये बनी है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखना, बिकॉज द रिक्वायर्ड प्लेन, या फिर हम एक काम करते हैं, मैं आपको बता देता हूं फिर मैं इस लाइन को लिखूंगा। देखो ध्यान से समझना, जो मेरा वाला प्लेन है ना, जो रिक्वायर्ड प्लेन है, वो फिर से जो मेरा प्लेन है वो ये है, वो परपेंडिकुलर है किसी दूसरे प्लेन पर। प्लेन मतलब एक पेपर की बात कर रहा हूं मैं, आप इसकी थिकनेस में ना जाएं बिल्कुल भी, प्लेन एक कागज की तरह समझे इस बुक को। एक कागज है मेरे हाथ में, सेम वे एक कागज और है, ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो सर एक बात बताओ, जो इस प्लेन का नॉर्मल होगा वो ऐसे होगा, मुझे क्या निकालना है, लैम्डा। मैं क्यों बार बार ये सोच रहा हूं, मुझे लैम्डा निकालना है, तो रिलेशन बनाओ जो बात दी हुई है। तो सर जो इसका नॉर्मल होगा वो ऐसे होगा, और जो इसका नॉर्मल होगा वो ऐसे होगा। जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे, ये बात आपने सोचनी है। तो हम क्या निकालेंगे, डायरेक्शन रेशियोज लेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन प्लेन। गिवन प्लेन के डायरेक्शन रेशियो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या है, 6 3 - 6, 6 3 - 6। सब कार्टेशियन फॉर्म की जरूरत नहीं है, ये लाना चाहें ले आए, नहीं तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, रिक्वायर्ड प्लेन क्या होंगे सर, वो होगा 1 + 2 लैम्डा, 1 + 2 लैम्डा रेशियो 2 + लैम्डा रेशियो 3 - लैम्डा। और आप क्या लिखेंगे, बिकॉज द गिवन प्लेन या रिक्वायर्ड प्लेन, द रिक्वायर्ड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, है ना। इट इंप्लाइज का साइन लगाएंगे, n1 इज परपेंडिकुलर टू n2 वेक्टर, मतलब उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे। फिर इंप्लाइज लगाएंगे या देयर बाय कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी अप्लाइज हियर, अप्लाई होगी सर वो। तो इस बात का मतलब a1 a2 फिर b1 b2 फिर c1 c2 इक्वल टू 0, जो मुझे हेल्प करेगा लैम्डा निकालने के लिए, है ना। तो a1 a2, a1 क्या है 6, a2 क्या है सर 1 + 2 लैम्डा, प्लस b1 क्या है सर 3, और b2 क्या है 2 प्लस में लैम्डा, c1 क्या है -6, c2 क्या है सर 3 - लैम्डा इक्वल टू 0। मेरे पास लैम्डा आ जाएगा यहाँ से, ये कितना आ गया 6 + 12 लैम्डा प्लस 6 + 3 लैम्डा -18 और +6 लैम्डा इक्वल टू 0। चेक करो, तो देखो 12 और 3 15, 15 और 6 सर 21 लैम्डा इक्वल टू 6 और 6 12, 12 - 18 -6, उधर जाने के बाद +6, तो 3 7 जा और 3 2 जा, तो देयरफॉर लैम्डा की वैल्यू आएगी 2/7। पुट करेंगे इसको हम इन फर्स्ट, जिससे मेरी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन आ जाए। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन विल बी, प्लेन क्या होगी सर, वो होगी लैम्डा की जगह पर मुझे रखना है 2/7, ये रखना है ना 2/7, चेक करो, है ना। तो 2/7 यहां रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 + 2 × 2/7 × x प्लस 2 + 2/7 × y प्लस 3 - 2/7 × z -4 प्लस लैम्डा यहां भी है, यहां मत भूल जाना रखना, 5 × 2/7 इक्वल टू 0। चेक करो, अब सर इसका एलसीएम लेते हैं, 7 × 1 = 7, 7 और 4 11/7x, 7 2 = 14 और 2 16/7y, 7 3 = 21 में से 2 गए, ये आएगा 19/7z आएगा ना। अब देखो यहां पर ये कितना है 10, -28 + 10 -18, -28 + 10 -18/7 इक्वल टू 0। ऑन टेकिंग एलसीएम 7, तो यहां आ जाएगा 11x 16y 19z -18 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। सर इसको भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। देखो कैसे, सर ये जो मेरा प्लेन आया है, ये वाला प्लेन, ये जो रिक्वायर्ड प्लेन है इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अगर ये प्लेन इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है तो जो इसका नॉर्मल होगा और जो इसका नॉर्मल होगा वो भी परपेंडिकुलर होंगे, मतलब फिर कंडीशन a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0 चलनी चाहिए। तो a1 क्या है 11, b1 क्या है 16, c1 क्या है 19 और a2 b2 c2 आप यहां से ले लो, इसके ले लो 6 3 - 6, 6 3 - 6, तो 11 6 जा 66, फिर प्लस लगाएंगे 16 3 जा 48, 19 6 जा 114। चेक करो, इन दोनों को ऐड करो, 6 और 8 14, 4 11 आएगा सर इक्वल टू 0। तो यस, अगर ये कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इस बात का मतलब है कि ये इक्वेशन हमारी एकदम करेक्ट है। क्लियर है, अब आप इसको लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। फिर से कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन
पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है मुझे जो पास करती है इन दो प्लेन के इंटरसेक्शन से। तो सबसे पहले हम वही बात करते हैं, लेट द प्लेन बी π1 एंड π2। तो जो π1 प्लेन है मैं उसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख देता हूं डायरेक्ट। ये 2x प्लस 6y, सर z तो है ही नहीं ना, तो देखो 2x प्लस 6y, z तो है ही नहीं, तो प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। और जो π2 प्लेन है उसकी जो कार्टेशियन फॉर्म होगी वो क्या होगी सर, 3x माइनस वाई प्लस 4z होगी ना बेटा। 3x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 0 दी है ही नहीं इसके अंदर, एक मिनट में चेक कर लेता हूं, नहीं है, ठीक है, प्लस 4z इक्वल टू 0, यही दिया हुआ है क्वेश्चन कंफर्म पे, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, बिकॉज इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स दैट आर, मैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है, π1 एंड π2 मैंने लेट कर लिया है ना। जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी वो किस सेंस की होगी सर, π1 प्लस लैम्डा टाइम्स π2 इक्वल टू 0। तो π1 ये है सर 2x प्लस 6y प्लस 12 प्लस लैम्डा टाइम्स 3x माइनस वाई प्लस 4z इज ऑल्सो इक्वल टू 0, राइट। अब फिर से सर सबसे पहले हम है ना डायरेक्शन रेशियोज की तरह लिखेंगे, इसको मिक्सचर नहीं रखेंगे हम, एक ax प्लस by प्लस cz की फॉर्म में लिखेंगे अपने वाले प्लेन को भी। तो मुझे दिखता है इन दोनों से x कॉमन आएगा, तो यहां पर बचेगा 2 प्लस 3 लैम्डा टाइम्स x। चेक करें, आप डायरेक्ट लेंगे, ये नहीं सर मैं इसको खोल लेता हूं फिर इसकी मल्टीप्लाई कराता हूं, तब नहीं, y कॉमन लेना है तो y तो बाहर चला जाएगा, बचेगा क्या 6 बचेगा सर यहाँ पे, और लैम्डा भी अंदर आएगा और y के साथ कुछ नहीं है तो y तो बाहर आ गया, तो माइनस लैम्डा आएगा, 6 माइनस लैम्डा, वरना आप है ना बैक स्टेप करते रहे, 6y ये रहा माइनस लैम्डा y ये रहा। चेक करो आगे चलो, प्लस अब की बार सर k तो है ही नहीं यहाँ पर और z तो है ही नहीं सर, इसमें नहीं है ना, तो हम यहाँ पर जानते हैं लैम्डा, यहाँ पर लूंगा 4 और फिर लैम्डा एंड z, ये दोनों कांस्टेंट है, लैम्डा भी नॉन जीरो कांस्टेंट है, राइट। अब सर यहां से लेंगे हम प्लस 12 इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन होगी फैमिली ऑफ प्लेन्स को जो रिप्रेजेंट करेगी। अब मेरे को एक कंडीशन उसने कहा है, जो कंडीशन होगी उसी के अनुसार मैं लैम्डा को निकालूंगा, मेरे को लैम्डा निकालना है अल्टीमेटली, है ना। लैम्डा आ जाए तो मेरा इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाए, उसके अंदर उसको हर बार एक कंडीशन दे रहा है, क्या कहता है, विच इज, जो मेरा प्लेन होगा रिक्वायर्ड प्लेन होगा, विच इज एट अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो एक यूनिट की दूरी पर है ओरिजिन से। तो हम तो जानते हैं सर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 0 0 एंड द रिक्वायर्ड प्लेन क्या होता है सर, वो सर उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है, डिस्टेंस a x1 b y1 c z1 ओवर अंडर रूट a प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में डी भी आएगा यहां पर और ये मॉड्यूलस आएगा ना, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। सो डिस्टेंस गिवन है और x1 y1 z1 ये रहे, ये x1 है, ये y1 है और ये z1 है, और सर a b c आर द डायरेक्शन रेशियोज, वो ये रहे, है ना। तो आप यहां पर लिख देना एज a b c, a क्या है 2 प्लस 3 लैम्डा, b क्या है, b है सर 6 माइनस लैम्डा, चेक करो, और c क्या है सर, c है 4 लैम्डा, चेक करो बेटा चेक करो, और x1 y1 z1 है, तो d a कितना है सर 2 प्लस 3 लैम्डा, है ना, इनटू में 0, x1 0 है, b कितना है 6 माइनस लैम्डा फिर 0, c कितना है 4 लैम्डा इनटू में फिर 0, और d सर d है मेरे पास 12, चेक करो d इक्वल टू 12, और डिस्टेंस के फॉर्मूले सब एक तरफ होना चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा सर इसकी जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर 2 प्लस 3 लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस लैम्डा होल स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा होल स्क्वायर, चेक करो, और सर डिस्टेंस भी गिवन है, चेक कर लो आप, यूनिट, एक यूनिट का डिस्टेंस पर बैठे हैं ये, तो सर अब तो लैम्डा आराम से निकल जाएगा। चेक करें कैसे, तो देखो ध्यान से, अगर मैं इस क्वांटिटी को इधर भेज दूं तो ये रूट में आ जाएगा, इधर अंडर रूट क्या आएगा सर 2 प्लस 3 लैम्डा, या खोल भी दे इनको भाई, हम ये भी कर सकते हैं ना सर, अब तो इनको ओपन भी कर सकते हैं, तो यहीं से खोलते चलते हैं, 4 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर, 4 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर, और 2 3 जा 6 2 जा 12 लैम्डा, चेक करो 12 लैम्डा इक्वल प्लस 6 6 जा 36
प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 टू 12 लैम्डा। चेक करो। अब इसकी बारी है तो ये आएगा सर 16 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू, ये क्वांटिटी मैंने इधर भेज दिया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, चेक करो आप। और यहां पर सर ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो सर 12 है, उस पर तो मॉड की जरूरत ही नहीं है, ये हो गया केवल ओनली 12। चेक करो, क्लियर है ये बात? ठीक है। अब सर कुछ कैंसिल होता है तो उसको कर दो, 9 और 1 10 लैम्डा, 10 और 16 26, राइट। तो हम एक काम करते हैं, इसकी स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने के लिए आप है ना, चलो पहले इसको सर थोड़ा सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो अंडर रूट कितना होगा, 9 और 1 10, 10 और 16 26 लैम्डा स्क्वायर, 12 और 12 सर ये तो कैंसिल हो गया, चेक करो, 36 और 4 40, प्लस में आ गया 40 और इक्वल टू 12। अब हम इसका रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये होगा 26 लैम्डा स्क्वायर प्लस 40 इक्वल टू 12 का स्क्वायर होता है 144, ये उधर जाएगा तो 104 और 26 लैम्डा स्क्वायर, तो देयरफॉर लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 104 अपॉन में 26, 4 जा तो लैम्डा की वैल्यू 2 आएंगी, प्लस माइनस 2, माइनस को इग्नोर नहीं करना आपने, ठीक है। अगर लैम्डा 2 आएंगे तो इस बात का मतलब है सर इक्वेशन भी 2 ही आएंगी, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, है ना। एक काम करते हैं हम लोग ना, इस पर ऐसे लाइन लगाएंगे तो बहुत ही छोटी सी जगह बच जाएगी। यहां से स्टार्ट करते हैं, व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या होगी, रिक्वायर्ड प्लेन विल बी, देखो क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे इन फर्स्ट, है ना, फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन मेरी कौन सी है सर, ये वाली, चेक करो, जिसको मैं बॉक्स के अंदर बंद करने की कोशिश कर रहा हूं। चेक करो, पहले 2 रखना है मुझे, पॉजिटिव 2, तो रखो 3 2 6, 6 और 2 8x, मैं डायरेक्ट रख दूं, यहां पर 2 रखोगे तो 4y, आराम से रख सकते हो आप 4y, यहां पर 2 रखोगे तो 8z आएगा बेटा, और प्लस में 12 इक्वल टू 0। सर मैं एक काम और कर सकता हूं, 4 में डिवाइड बाय 4 कर देता हूं, तो ये आएगा 2x प्लस y प्लस 2z प्लस 3 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आ गई मेरी, ठीक है। चलो दूसरी इक्वेशन निकालते हैं, व्हेन लैम्डा इक्वल टू -2, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन विल बी क्या होगी सर, अब मैं लैम्डा को रखने जा रहा हूं -2, किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में, तो देखिए -2 रखते हैं, -6 प्लस 2 -4x, चेक करो, है ना। अब यहां -2 तो ये देगा 8y प्लस 8y, अब यहां पर -2 रखता हूं तो -8z और प्लस में 12 इक्वल टू 0। इसको भी सर हम सभी कर सकते हैं, डिवाइड बाय -4, तो ये देगा x, ये क्या आएगा, -4 से जब हम 8 को डिवाइड करेंगे तो आएगा -2y, और ये प्लस का हो जाएगा 2z, और ये -3 अगेन इक्वल टू 0। ये मेरे पास 2 इक्वेशन आएंगी प्लेन की, जो ये 2 इक्वेशन कैसी होंगी, जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करेंगी, प्लस ये दोनों इक्वेशन, देखो ध्यान से पढ़ो, ये दोनों इक्वेशन जो है ना ओरिजिन से एक यूनिट की दूरी पर होंगी। बात समझे, ये जो 2 इक्वेशन, ये प्लेन की इक्वेशन आई, ये इन दोनों प्लेन की इक्वेशन, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास करेगी, ये भी इक्वेशन और ये भी, ये तो कंफर्म है एक बात। दूसरी बात, ये दोनों इक्वेशंस ओरिजिन से एक यूनिट की ही दूरी पर होंगी। क्लियर है, ऐसा हो सकता है ना, यस, लिख लें अब आप। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं, कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, मेरे को इक्वेशन निकालनी है उस प्लेन की जो पास करता है इन दोनों के इंटरसेक्शन से, है ना, और विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। सर ऐसा क्वेश्चन अभी तो किया था, एक क्वेश्चन और देखते हैं। कहता क्या है, मैं जानता हूं इक्वेशन ऑफ, मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा इसको, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या होगी सर, π1 प्लस लैम्डा टाइम्स π2 इक्वल टू 0, क्योंकि इंटरसेक्शन वाला तो यही इक्वेशन देगा हमारे को। तो π1 प्लेन मेरे पास ये है, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स π2 प्लेन है सर ये 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0, राइट। अब सर मैं इसको है ना फर्स्ट बोलने के लिए पहले ax प्लस by प्लस cz की फॉर्म में लिखूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहां से मैं क्या लूंगा, 1 प्लस 2 लैम्डा टाइम्स x प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा टाइम्स y प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा टाइम्स z माइनस 1 एंड माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन होगी। बोला क्या है, बिकॉज या तो हम एक काम करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ले लेते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन क्या होंगे सर, वो होंगे 1 प्लस 2 लैम्डा रेशियो,
होगा 1 प्लस 3 लैम्डा रेशियो 1 प्लस 4 लैम्डा, राइट। इसी तरह से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन प्लेन, क्वेश्चन में एक प्लेन गिवन है मुझे, कौन सा है वो ये है, उसके होंगे 1 रेशियो -1 रेशियो 1। सर ये क्यों लिए, अभी फिर सोचो आप, ये जो मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है ना वो परपेंडिकुलर है इस प्लेन पर। अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं, अभी भी मैंने आपको एक पेपर से दिखाया था या कॉपीज से दिखाया था, ये दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं, तो इस बात का मतलब है मुझे तो लैम्डा निकालना है, लैम्डा निकालने में दो प्लेन मुझे सहायता करेंगे। ये दो प्लेन परपेंडिकुलर है तो इसका जो नॉर्मल होगा और इसका नॉर्मल होगा आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये बात अब आप समझने की कोशिश करें तो देयरफॉर वी कैन से नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड प्लेन is perpendicular to the normal of given plane। नॉर्मल जरूर लिखना है, आप कभी प्लेन ही लिख दो, क्योंकि प्लेन पर परपेंडिकुलर होने का मतलब हम नॉर्मल्स की बात करते हैं, वही हमें डीआर्स देते हैं क्योंकि, ठीक है, नॉर्मल आपने जरूर ही लिखना है। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी अप्लाइज, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी अप्लाइज हियर, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0। a1 कौन है सर, यहां से, या तो 1 ले लो पहले, 1 फिर ले लो 1 प्लस 2 लैम्डा, a1 नीचे वाले को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। b1 ये ले लिए मैंने -1 टाइम्स 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस c1 है 1 प्लस 4 टाइम्स लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये आ गया 1 प्लस 2 लैम्डा -1 -3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 टाइम्स लैम्डा इक्वल टू 0। 4 और 2 6, 6 में से 3 गए 3 लैम्डा, 1 में से 1 गया 0 और ये 1 है तो ये उधर जाएगा तो -1, तो लैम्डा की वैल्यू आएगी -1/3। इसको आपने उठा के पुट करना है इन इक्वेशन फर्स्ट टू गेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन विल बी, प्लेन क्या होगी सर, देखो -1/3 मुझे इसमें पुट करना है, तो 1 - 1/3 अगर यहां पर रखता हूं तो ये होगा 2/3 टाइम्स x प्लस फिर 1 - 3/3 टाइम्स y, चेक करो, प्लस 1 प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, राइट, -1/3 रखो ना यहाँ पे, तो -4/3 z -1 माइनस यहां पर क्या हो जाएगा सर, +5/3 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई सर, ये देखो 3/3 1 1 - 1 0, तो ये कितना आएगा 1/3x, y खत्म, यहां पर आएगा z 3 माइनस, तो ये आएगा -1/3z और ये 3 1 जा 3, तो ये देगा बेटा 2/3 इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली देयरफॉर x - z प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है। सर क्या ये इक्वेशन ठीक है, चेक कर सकते हैं, बिल्कुल चेक कर सकते हैं। फिर से वही बात है, ये जो प्लेन है और गिवन प्लेन है आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब जो इसका नॉर्मल होगा और जो गिवन प्लेन का नॉर्मल होगा उनके बीच डायरेक्शन रेशियोज के मल्टीप्लाई का सम 0 के इक्वल होगा। चेक कर लें तो देखो ध्यान से, यहां पर देखो गिवन प्लेन के डीआर है, इसके और निकाल लो, 1 आएगा, y का है नहीं तो वो 0 आएगा, z का कितना है सर -1, ये ना x 1 y है नहीं और z ये, अब आप इनकी मल्टीप्लाई कराओ, 1 1 जा 1 प्लस 0 1 जा 0 -1 इंटू 1 -1 ये कैंसिल, तो हेंस a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0 वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरी इक्वेशन ऑफ प्लेन तो बिल्कुल ठीक है। एक बात, अब मेरे को एक चीज और कही है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड्स में ही आया हुआ है आपके, ठीक है, बढ़िया सवाल है, देखो कितना आसानी से आप कर पा रहे हो और चेक भी कर पा रहे हैं अपने आंसर को, 6 नंबर का सवाल आप चेक भी कर पा रहे हो। अब हमारे को एक बात और कही है, कहता है कि देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन ऑब्टेन्ड, जो प्लेन निकलेगा ऑब्टेन होगा उसका डिस्टेंस देखना है इस पॉइंट से 136 से, ठीक है, हमें इस प्लेन का, बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए, क्या है पॉइंट ए पॉइंट है हमारे पास 136 एंड द रिक्वायर्ड प्लेन है ना, द रिक्वायर्ड प्लेन कैसे निकालेंगे सर, मुझे क्या क्या चाहिए, x1 है मेरे पास 1, y1 है मेरे पास 3, z1 है मेरे पास 6 और a1 सर a1 है 1 है ना, a1 और b1 क्या है सर मेरे पास डायरेक्शन रेशियो में -1, c1 क्या है
b1 सर 0 है ना, b1 मतलब y के जो कंपोनेंट है, c1 है 1, चेक करो। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस स्मॉल d अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो डिस्टेंस कितना आएगा, देखो a कितना है 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 इंटू 1 प्लस b है 0 इंटू में 3, कोई बात नहीं पूरा लिख लेते हैं, 1 इंटू में 6 प्लस सर d नहीं लिखा हमने, d कितना था यहाँ पर 2, तो d को भी लिख दो और अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस फिर 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आएगा 1 और 6 7 और 2 9, यहां से मिलेगा सर 9 डिवाइड बाय 1 और 1 2, तो अंडर रूट 2, और इसको अगर मैं रैशनलाइज कर दूं तो रूट 2 बाय रूट 2, तो ये आएगा 9 रूट 2 अपॉन में 2 यूनिट्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द न्यू प्लेन जो हमने ऑब्टेन किया है। सर ऐसा नहीं हो सकता ये 136, ऐसा भी तो हो सकता था, आप जो डिस्टेंस देख रहे हो आपको पक्का पता है ये पॉइंट जो है इस प्लेन से बाहर बैठा है, तो कोई बात नहीं, अगर ये पॉइंट इस प्लेन में बैठा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चेक कर लें एक बार, यहां पर x क्या है 1 और z क्या है 6, 1 माइनस 6 माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 आ रहा है 0 के इक्वल, नहीं, तो ये पक्का हो गया, ये जो पॉइंट है इस प्लेन से बाहर बैठा है, तभी तो हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे। अगर ये पॉइंट प्लेन में ही बैठा है तब तो डिस्टेंस 0 ही नहीं हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? अब आप लिख लें इसको। और स्टूडेंट्स एक गड़बड़ थी, मैंने जब आंसर देखा ना इसका तो बाकी तो सब ठीक है, यहां पर बेटा a1 तो 1 है, b1 0 है, c1 जो होगा ना -1 होगा, थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ठीक है। c1 अगर -1 होगा तो यहां पर +1 की जगह पर -1 आएगा, तो 2 और 1 3 3 माइनस 6 -3 आएगा, -3 का मतलब बाहर 3 आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 3 रूट 2 हो जाएगा, दैट्स इट। ये फर्क है, थोड़ा सा है ना ध्यान रखना, c1 -1 था तो यहाँ -1 आएगा और ये कैलकुलेशन 3 रूट 2 बाई 2 देगा। ठीक है, अब आप लिख लें इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स एक बढ़िया क्वेश्चन पर बात करते हैं, और ये आपकी मिसलेनियस का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। ठीक है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन निकालनी है फिर से पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। तो सर फिर से वही बात हो रही है, तो हम जानते हैं अच्छे से इक्वेशन ऑफ, आप लेट कर लेना, प्लेन है मेरे पास 2 π1 π2, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स passing through the intersection of two given planes are क्या क्या है वो 3x minus y plus 2z minus 4 equal to 0 and x plus y plus z minus 2 equal to 0। तो किस सेंस की होगी सर, π1 प्लस लैम्डा टाइम्स π2 इक्वल टू 0, है ना। तो π1 मतलब 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन 1 नहीं बोलूंगा जब तक मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन ना लिख दूं। क्या लिखेंगे हम, 3 प्लस लैम्डा टाइम्स x, प्लस लगाएंगे यहां पर, -1 यहां से लेंगे और प्लस लैम्डा इधर से लेंगे, y आ जाएगा, -y प्लस लैम्डा y, चेक करें, प्लस फिर 2 लगाएंगे प्लस लैम्डा लगाएंगे और बाहर लेंगे z, -4 -2 लैम्डा इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन होगी 1। ठीक है, हर बार मैं ऐसे ही करूंगा, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। आगे क्या कहता है, अब मेरे को है ना लैम्डा की वैल्यू मिल जाए ना तो काम फिर से हो जाए। तो देखो उसने एक कंडीशन और दी है, एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो ये प्लेन है ना मेरे वाला जो प्लेन होगा, ऐसे तो सर बहुत सारे प्लेन होंगे जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास, इनके प्लेन के जो इंटरसेक्शन लाइन होगी उससे पास करेंगे, बहुत सारे प्लेन होंगे, क्योंकि जब दो प्लेन कट करेंगे, दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं मिलता, इंटरसेक्शन लाइन मिलती है, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है। मैंने आपको बताया दो प्लेन कटने पर एक कॉमन लाइन मिलती है। तो सर ऐसे तो बहुत सारे प्लेन होंगे, जब ये दो कट करेंगे ऐसा एक प्लेन ये भी होगा सर, चेक करो, है ना, ऐसे जाने वाले बहुत सारे प्लेन होंगे, ये बात तो हम समझ चुके, लेकिन मुझे वो प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब सर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, अच्छा अगर एक्स एक्सिस एक तरह से एक लाइन ही तो है, एक्स एक्सिस क्या है, एक लाइन ही तो है। अगर सर लाइन के पैरेलल होता तो लाइन की इक्वेशन देता। बात समझना, ये मेरा प्लेन, एक्स एक्सिस को छोड़ो एक मिनट, ये मेरा प्लेन, और अगर एक लाइन के पैरेलल है तो जो मेरे प्लेन के नॉर्मल होंगे, ध्यान से सुनना, जो मेरा प्लेन का नॉर्मल होगा वो इस लाइन के या लाइन के पैरेलल वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो सर फिर से मैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी लगाऊं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 से काम कर दूं, और एक्स एक्सिस भी क्या है, एक लाइन ही तो है। तो चलो सर हम डायरेक्शन रेशियोज लिखने की कोशिश करते हैं। फिर से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन
क्या होंगे सर, दैट विल बी 3 प्लस लैम्डा प्लस -1 प्लस लैम्डा, ब्रैकेट में बंद कर लो, रेशियो है सॉरी, है ना, रेशियो 2 प्लस लैम्डा। अब सर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस भी चाहिए सर, तभी तो काम बनेगा। अब सर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज में निकाल लूं कैसे, यहां पर तो कोई इक्वेशन ही नहीं दी, आई जे के में कुछ होता, जैसे ये आ रहा है तब तो मैं कुछ करता, या एक्स वाई जेड में कुछ होता तब मैं लिख देता, लेकिन सर ऐसा कुछ दिया ही नहीं उसने, तो बस यही करके दे दिया है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो। तो बेटा अब मैं आई जे के जब तक मेरे पास ना हो तब तक मैं डायरेक्शन रेशियो नहीं लिख सकता किसी एक्सिस के, राइट। तो एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज अगर मैं यहां पर नहीं लिख पा रहा, देन विल टेक द हेल्प ऑफ, यस टेक एन असिस्टेंस ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, क्योंकि एक्स एक्सिस से डायरेक्शन कोसाइंस में आराम से निकाल सकता हूं, जिनको हम डायरेक्शन रेशियोज ही कंसीडर कर सकते हैं ओनली इन टर्म्स ऑफ एक्सिस। देखिए बात समझे, तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते हैं हम, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, ये मैं आपको करा चुका हूं। वैसे देखो मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस मेक्स एंगल विद इटसेल्फ, विद आई कैप लिख देते हैं, है ना। एक्स एक्सिस कितने डिग्री का एंगल बनाएगा आई कैप के साथ, सर 0 डिग्री का बनाएगा ना। और एक्स एक्सिस, हर बार एक्स एक्सिस की बात करेंगे क्योंकि एक्स एक्सिस लाइन है, मेक्स एंगल विद जे कैप, सर वो 90 डिग्री का बनेगा। और एक्स एक्सिस मेक्स एन एंगल विद के कैप, वो भी सर 90 डिग्री का बनेगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस कितने आ जाएंगे, cos 0, cos 90 एंड cos फिर से 90, cos 0 होता है 1 0 0, तो ये मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन आएंगे। और इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको शुरुआत में करा चुका हूं, एक्स एक्सिस के साथ भी कराया था, वाई के साथ भी और जेड के साथ भी, आप चेक करना। तो सर यहां पर हम इन्हीं को डायरेक्शन रेशियोज कंसीडर करेंगे, एक्स एक्सिस के तो 1 0 0। समझ रहे हैं आप बात या नहीं समझे, क्योंकि अगर आप इन्हीं को डायरेक्शन रेशियोज नहीं लेंगे तो फिर आप काम कैसे करेंगे, मुझे तो डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। तो एक्स एक्सिस, किसी भी एक्सिस के कॉन्टेक्स्ट में अगर मेरे पास या तो आई जे के की फॉर्म हो, अगर वो नहीं है तो मैं यहां से बनाऊंगा आई जे के की फॉर्म। देखो आई कैप 1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ठीक है, ऑल्दो एलएमएन, लेकिन हम इसको डायरेक्शन रेशियोज ही कंसीडर करेंगे इस पर्टिकुलर केस में। क्लियर हो रही है आपको बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को क्या देखना है, क्योंकि जो प्लेन है परपेंडिकुलर है, यहां पर लिख देता हूं मैं थोड़ा सा इसको रब करके, बिकॉज द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, बिकॉज द प्लेन रिक्वायर्ड प्लेन है ना, द प्लेन रिक्वायर्ड प्लेन इज perpendicular to, sorry parallel is parallel to x axis, parallel to x axis, parallel है भाई, ठीक है। तो therefore normal to the plane will be perpendicular to x axis, x axis एक तरह से एक लाइन का काम कर रहा है, तो again implies that condition of perpendicularity applies here, हम फिर से अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है ये बात। अब हम क्या लिखेंगे, a1 a2 फिर b1 b2 फिर c1 c2 इक्वल टू 0। a1 मेरे पास क्या है सर 3 प्लस लैम्डा टाइम्स 1, b1 क्या है सर -1 प्लस लैम्डा टाइम्स 0, चेक करो। c1 क्या है 2 प्लस लैम्डा टाइम्स 0 इक्वल टू 0, ये 0 ये भी 0, 3 प्लस लैम्डा अगर 0 के इक्वल है तो देयरफॉर लैम्डा विल बी इक्वल टू -3। लैम्डा क्या आ गया सर -3 आ गया, और लैम्डा अगर -3 आ गया तो पुट कर दो इसको इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट में आप पुट करोगे, फर्स्ट ये है, लैम्डा को रखना है -3, तो ये तो सर 0 ही हो जाएगा, चेक करो ये 0 हो जाएगा, लिखू नहीं ना, -3 और -1 -4y, -3 प्लस 2 तो -z, -4 -2 इंटू में -3 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लो बस, -4y -z, ये कितना है 2 3 जा 6, 6 में से 4 गए 2, तो प्लस का 2 इक्वल टू 0। और अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं तो 4y प्लस z -2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। आप याद रखेंगे किस तरह से हम इसको निकालेंगे, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि एक्स एक्सिस दे देता है, अगर एक्स एक्सिस की जगह लाइन देता तो लाइन से तो हम आराम से निकाल देते, उसके डीआर से आराम से देख सकते, लेकिन एक्सिस पर नहीं देख सकते, तो एक्सिस पर एंगल से काम करेंगे हम, ठीक है। आईजे के नहीं निकाल सकते तो हम एंगल से जाएंगे, एंगल्स का सहारा लेंगे। क्लियर है बात। अच्छा दूसरी बात सर, ये जो प्लेन है ये पैरेलल किसके था, इस वाली लाइन के, एक्स एक्सिस के,
ये जो प्लेन है किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो एक बात पक्का है कि जो इसका नॉर्मल होगा वो इस पर भी नॉर्मल होगा। तो सर एक बार चेक कर लेते हैं ना, A1 A2 B1 B2 काम कर रहा है। यहां पर A1 क्या है 4 1, सॉरी 0 4 1, यहां पर क्या है 0 4 और 1, यही होगा ना। x तो है नहीं तो 0, डायरेक्शन रेशियो y का b क्या होगा 4 और c क्या होगा 1। आप मल्टीप्लाई कराओ और सम करा लो, 0 1 जा 0, 0 4 जा 0, 0 1 जा 0 इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटे, मैं आपको एक बात और बता दूं छोटी सी, कि जो क्वेश्चन आने की हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है ना, वो या तो इस लेक्चर से है जो मैंने आज कराया है, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी या तो इससे है या आने वाले 1-2 लेक्चर्स का और काम रह गया है उनसे होगी। हाईएस्ट ऐसा नहीं है जो हमने कर लिया वो खराब है, क्योंकि वो सब नहीं करोगे तो फिर ये समझ ही नहीं आएगा। लेकिन हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन है या तो इस लेक्चर से आते हैं या जो आने वाले 1 या 2 लेक्चर्स बचे हैं उनसे आएंगे। क्लियर है ये बात? थैंक यू सो मच।